नमस्कार बच्चों, कैसे आप सब। बेटा आज हम बात करेंगे चैप्टर 13 मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। बच्चों चैप्टर 12 जो था वो केवल विद्युत के बारे में था, बट चैप्टर 13 जो है वो विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव के बारे में है। ये चैप्टर टेक्निकली देखा जाए तो थोड़ा बाकी चैप्टरों से हार्ड माना जाता है, क्योंकि इसके शब्द जो है वो अलग होते हैं थोड़े बाकी चैप्टरों के मुकाबले। बट अगर आप वीडियो को पूरा आराम से देखते हो और 1 बाय 1 पॉइंट्स के फॉर्म में नोट कर लेते हो, क्योंकि नोट करना बहुत जरूरी है, नोट नहीं करोगे तो याद नहीं होगा, फिर आप जितनी मर्जी बार वीडियो देख लो कोई फायदा नहीं है। तो नोट करते जाना पॉइंट टू पॉइंट, ताकि आपके पास नोट्स बन जाए। एक बार नोट्स बन गया फिर आप उसे रिवाइज करोगे, आपको बहुत आसान चैप्टर लगेगा। लेकिन अगर आपने नोट नहीं किया तो दिक्कत आपके साथ होगी। चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर 13 पहले टॉपिक से कि चुंबक क्या होता है। जी हाँ, आपको पहला हेडिंग डालना बेटा कि चुंबक किसे कहते हैं, चुंबक का अर्थ बताइए। एग्जाम में 1 मार्क्स में पूछ लेते हैं भाई मैग्नेट क्या होता है, मैग्नेट का मतलब क्या होता है। तो चुंबक वो पदार्थ है जो लोहा या लोहे से बनी हुई वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करता है। बच्चों ने आपने भी खेला होगा है ना, चुंबक चिपकाए होंगे लोहे पर। तो चुंबक वो पदार्थ है जो लोहा और लोहे से बनी हुई वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करता है। तो आंसर देखिए क्या लिखेंगे, वह पदार्थ जो लोह तथा लोह युक्त चीजों को अपनी तरफ आकर्षित करती है इसे बेटा चुंबक कहते हैं। तो पहला हेडिंग डालना बेटा चुंबक क्या होता है, फिर आंसर लिखोगे चुंबक वह पदार्थ है, चुंबक वह पदार्थ है जो लोह या लोह से बनी हुई चीजों को अपनी ओर आकर्षित करता है। यह आपके पहले पॉइंट का आंसर होगा कि चुंबक क्या होता है। नाउ चुंबक के कौन कौन से गुणधर्म होते हैं, तो आपने शायद पढ़ा होगा, बचपन में ही पढ़ा होगा आपने भी कि चुंबक के कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज होती है बेटा। आपने देखा होगा कि चुंबक में 2 पोल होते हैं, एक होते हैं नॉर्थ पोल, एक होता है साउथ पोल। ये आपने सुना भी होगा। चुंबक में 2 ध्रुव होते हैं बेटा, नॉर्थ एंड साउथ, उत्तरी ध्रुव एंड दक्षिणी ध्रुव, ये सुना भी होगा आपने। अगर 2 चुंबक हम ले लें, ये तो पहली बात हो गई कि चुंबक के अंदर 2 ध्रुव होते हैं, नॉर्थ एंड साउथ, मतलब उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव। आपने ये भी ऑब्जर्व किया होगा कि अगर 2 चुंबक में सेम पोल एक साथ आ जाए, जैसे नॉर्थ साउथ है और दूसरा चुंबक यहां पे साउथ एंड नॉर्थ है, अगर 2 ध्रुव एक साथ आ जाएं तो ये एक दूसरे को दूर फेंकेंगे, ये एक दूसरे को दूर कर देंगे। अगर 2 सेम ध्रुव एक साथ आ जाती है ना, जैसे साउथ एंड साउथ या नॉर्थ एंड नॉर्थ, जब 2 ध्रुव एक साथ आ जाती है तो चुंबक एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, दूर हटाते हैं। अब पेपर में दूर हटाते नहीं लिख सकते आप, प्रतिकर्षित करते हैं। ये होता है वैज्ञानिक भाषा, वैज्ञानिक शब्दों का इस्तेमाल करना है। तीसरा, अगर 2 ध्रुव अलग अलग है, जैसे नॉर्थ एंड साउथ है और ये भी नॉर्थ एंड साउथ है, अब देखिए अलग अलग ध्रुव है तो ये एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। 3 बातें समझ में आ गई बेटा चुंबक के बारे में। पहला, चुंबक में 2 ध्रुव होते हैं, उत्तरी ध्रुव दक्षिणी ध्रुव। 2 सेम ध्रुव होंगे तो प्रतिकर्षित करेंगे, अलग अलग ध्रुव होंगे तो आकर्षित करेंगे। अगर हम किसी चुंबक को स्वतंत्र रूप से लटका दें, अगर किसी हम चुंबक को स्वतंत्र रूप से लटका दें, मान लीजिए इस चुंबक को मैंने लटका दिया, तो पता है जब ये शांत हो जाएगा तो हमेशा 2 ही दिशा में रुकेगा, एक उत्तरी तरफ और एक दक्षिणी तरफ, नॉर्थ एंड साउथ की तरफ ही रुकेगा। यानी अगर किसी चुंबक को हम लटका दें, स्वतंत्र रूप से किसी चुंबक को अगर हम लटका दें तो ये 2 ही डायरेक्शन के बारे में बताएगा, एक नॉर्थ डायरेक्शन और एक साउथ डायरेक्शन। तो ये 4 बातें तो चुंबक के बारे में मुझे लगता है आप ऐसा देखते बच्चों को पता भी होगा। चलिए यहां पे अंडरलाइन कर लेते हैं बेटा। पहला पॉइंट चुंबक के गुण, पॉइंट नंबर 2, हेडिंग नंबर 2 चुंबक के गुण। पहला पॉइंट, प्रत्येक चुंबक के 2 ध्रुव होते हैं, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव, यही मैंने आपसे कहा था। समान ध्रुव यानी एक जैसे ध्रुव जो होते हैं वो एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। असमान ध्रुव, अगर अलग अलग ध्रुव है तो अट्रैक्ट करेंगे एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। स्वतंत्र रूप से लटके हुए चुंबक, अगर स्वतंत्र रूप से किसी चुंबक को लटका दिया जाए तो लगभग उत्तर दक्षिण दिशा में रुकती है, वो उत्तर और दक्षिण दिशा में ही रुकेगी, क्योंकि 2 ही ध्रुव है ना, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव। उत्तरी ध्रुव उत्तर की ओर, दिशा की ओर संकेत करते हुए। तो ये 4 विशेषता आपको याद रखना है। ये चारों किसके गुण है, चुंबक के गुणधर्म है। तो पेपर में पूछेगा चुंबक के गुण, तो ये 4 बातें आपको लिखनी है। 2 बातें समझ में आ गई। चुंबक क्या होता है, वह पदार्थ जो लोह या लोह से बनी हुई चीजों को अपनी ओर आकर्षित करता है। चुंबक के गुण कौन कौन से होते हैं, इसमें 2 ध्रुव होते हैं, उत्तरी ध्रुव दक्षिणी ध्रुव। सेकंड मैंने आपको बताया कि सेम ध्रुव एक दूसरे को दूर फेंकेंगे, प्रतिकर्षित करेंगे, अलग अलग ध्रुव आकर्षित करते हैं।
और स्वतंत्र रूप से चुंबक को लटका लोगे तो दो ही दिशा बताएगा, नॉर्थ एंड साउथ। ये चुंबक के गुण हो गए। पॉइंट नंबर 3 पे आते हैं बेटा, पॉइंट नंबर 3 पे आते हैं बच्चों। और पॉइंट नंबर 3 हमारा क्या है? चुंबकीय क्षेत्र। जी हाँ, पॉइंट नंबर 3 चुंबकीय क्षेत्र। सर ये चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है? इंग्लिश में बोलते हैं मैग्नेटिक फील्ड। सर ये चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है? आपके एग्जाम में पूछा जाएगा हेडिंग नंबर 3 कि भाई चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है, चुंबकीय क्षेत्र किसे कहते हैं, चुंबकीय क्षेत्र का अर्थ बताइए, चुंबकीय क्षेत्र की परिभाषा बताइए। तो आप आंसर क्या लिखोगे? पहले मैं आपको सिंपल वर्ड में बताता हूं। मान लीजिए आपके पास ये चुंबक है ना, आपके पास ये एक चुंबक है, ठीक है। आपने कील को, जो आयरन नेल्स होते हैं, लोहे की कील को यहां रखा। अब लोहे की कील को आप यहां रखोगे तो सीधी सी बात है वो अपनी ओर अट्रैक्ट कर लेगा क्योंकि बहुत पास में है। लेकिन अगर इसी लोहे की कील को आप बहुत दूर रख दो, यहां रख दो, तो ये अपनी ओर अट्रैक्ट नहीं कर पाएगा। आपने भी देखा होगा ये बात। क्यों भाई, क्यों नहीं कर पाएगा? रीजन क्या है? तो आप कहोगे सर चुंबक की अपनी लिमिट होगी। भाई चुंबक की अपनी एक लिमिट होगी, एक लिमिट के अंदर ही तो चीजों को अट्रैक्ट कर सकता है। ये थोड़ी पाकिस्तान में कोई चीज रखा हुआ तो अट्रैक्ट कर लेंगे, ऐसे तो आधे पाकिस्तान को अट्रैक्ट कर लेंगे हम, नहीं कर सकते ना। चुंबक की एक लिमिट होती है, रेंज होती है, उसी एरिया के अंदर वो चीजों को अट्रैक्ट कर सकता है। तो वह क्षेत्र जहां चुंबक अपना बल लगा सकता है, बड़ा आसान चैप्टर है, आपको मजा आएगा क्योंकि आपको ऐसा लगेगा आधी चीज तो मुझे पता ही है सर, क्या बता रहे हो भाई। वह क्षेत्र जहां चुंबक अपना बल लगाता है, वह क्षेत्र जहां चुंबक अपना बल लगाता है, फोर्स लगाता है कि भाई इसके अंदर की चीजों को मैं अट्रैक्ट कर लूंगा, इसके अंदर की चीजों को मैं अट्रैक्ट कर लूंगा। वह क्षेत्र जहां चुंबक अपना बल लगाता है, इस क्षेत्र को हम चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं, जो चुंबक के चारों ओर का होता है। चुंबक के चारों ओर का क्षेत्र जहां चुंबक अपना बल लगाता है, चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है। देखिए यहीं भी लिखा हुआ है, चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें चुंबक के बल का संसूचन किया जाता है या किया जा सकता है, उसे हम चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं। पॉइंट नंबर 4, पॉइंट नंबर 4 बेटा, चुंबकीय क्षेत्र का एसआई मात्रक बताइए। आपको 1 मार्क्स में पूछा जाएगा कि चुंबकीय क्षेत्र का एसआई मात्रक क्या होता है। तो चुंबकीय क्षेत्र का एसआई मात्रक होता है टेस्ला। याद रखोगे, चुंबकीय क्षेत्र का एसआई मात्रक होता है बेटा टेस्ला, जो एक महान वैज्ञानिक निकोलस टेस्ला के नाम पर रखा गया है। बहुत बड़े वैज्ञानिक हुआ करते थे निकोलस टेस्ला, उनके सम्मान में रखा गया है। तो चुंबकीय क्षेत्र का जो एसआई मात्रक होता है बेटा, स्टैंडर्ड इंटरनेशनल यूनिट जो होता है वो टेस्ला होता है। 4 बातें हो गई। 5th पॉइंट पे आ जाओ बेटा। क्या मैं अगले पॉइंट पे आ जाऊं? पॉइंट नंबर, अब आते हैं बेटा 5 पे। पॉइंट नंबर 5 पे, चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के गुणधर्म, कि चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के कौन कौन से गुण होते हैं। और ये बहुत ज्यादा एग्जाम में भी आता है कि भाई चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के गुण बताइए, कि चुंबकीय क्षेत्र जो आपने पढ़ा है इसके कौन कौन से गुणधर्म होते हैं। तो यहां पर देखिए मैं आपको 4 पॉइंट बताने वाला हूं और ये लगा दिया जाए तो 5 पॉइंट हम कह सकते हैं। चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के 5 प्रॉपर्टी बता रहा हूं। अच्छा 5 प्रॉपर्टी क्यों बता रहा हूं? क्योंकि बहुत ज्यादा एग्जाम में आता है, तो कम से कम 2-3 याद करने के लिए 2-3 याद तभी रहेंगे जब 4-5 याद करके जाओगे, क्योंकि 2-3 तो एग्जाम में बैठते निकल जाते हैं। 4-5 पॉइंट याद करोगे, 2-3 याद रहेगा। तो चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के कौन कौन से गुण होते हैं? पहले गुण, मैं कुछ गुण आपको बताता हूं फिर बाकी अंडरलाइन कराऊंगा। मान लीजिए ये चुंबक है, ठीक है बेटा, ध्यान सुनना बेटा, ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है। पहला पॉइंट, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं नॉर्थ पोल से निकल के साउथ पोल में जाके खत्म होती है। चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं नॉर्थ पोल से निकलती है और साउथ पोल पे जाके विलीन हो जाती है, खत्म हो जाती है। चुंबकीय क्षेत्र रेखा कहां से निकलती है? नॉर्थ पोल से, उत्तरी ध्रुव से, और खत्म कहां होती है? दक्षिणी ध्रुव में जाके खत्म होती है। पहला पॉइंट। सेकेंड पॉइंट, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं हमेशा वक्राकार होती है, सीधी नहीं होगी, हमेशा वक्राकार होगी, ऐसे गोल गोल होंगी। चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं बेटा वक्राकार होती है, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं वक्राकार होती है। पॉइंट नंबर 3, चुंबक के अंदर उल्टा केस होता है। जैसे चुंबक के बाहर नॉर्थ से साउथ जाती है ना चुंबक के क्षेत्र, चुंबक के बाहर चुंबक के क्षेत्र नॉर्थ से साउथ जाती है, लेकिन चुंबक के अंदर चुंबक के क्षेत्र साउथ से नॉर्थ की तरफ आती है, साउथ से नॉर्थ की तरफ आती है। 3 बात समझ में आ गई बेटा। पहला पॉइंट, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं कहां से कहां जाती है? नॉर्थ से साउथ जाती है, लेकिन चुंबक के अंदर क्या होता है? तो उल्टा होता है, साउथ से नॉर्थ की तरफ जाती है। चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं हमेशा वक्राकार होती है, कर्व्ड होती है, मतलब सीधा नहीं पाया जाएगा, गोल शेप में पाया जाता है, कर्व्ड पाया जाता है, वक्राकार पाया जाता है। 4th पॉइंट, अगर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं पास पास है, अगर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं पास पास है तो यह चुंबक बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग माना जाएगा।
अगर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं पास पास है तो ये चुंबक बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग माना जाएगा कि चुंबक बहुत स्ट्रॉन्ग है। फिफ्थ पॉइंट, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेगी। ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा कि चुंबकीय क्षेत्र रेखा ऐसे होके, चुंबकीय क्षेत्र रेखा ऐसे होके इनको काट देगा, ऐसे हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं हो सकता। चुंबकीय क्षेत्र रेखा कभी भी एक दूसरे को नहीं काटती। क्यों? अगर चुंबकीय क्षेत्र रेखा एक दूसरे को काटेगी ना तो एक ही पॉइंट पे दो ध्रुव बन जाएंगे, एक ही पॉइंट पे दो ध्रुव बन जाएंगे, नॉर्थ साउथ। यहां भी नॉर्थ, जितनी बार काटेगी उतनी बार दो दो डायरेक्शन बन जाएंगे, जबकि दो ही डायरेक्शन होते हैं नॉर्थ साउथ, तो इतने सारे डायरेक्शन कहां से लाओगे? तो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं कभी भी एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती, काटती नहीं है। चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के 5 विशेषता मैंने आपको बताई। पहले अपने दिमाग में क्लियर करो कि हम टॉपिक जो पढ़ रहे हैं वो है चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं, यानी चुंबक का जो क्षेत्र था, चुंबक का जो क्षेत्र था, ये चुंबक का जो क्षेत्र था उसकी रेखाओं के बारे में पढ़ रहे हैं। तो चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की 5 विशेषताएं होती है। पहला, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं नॉर्थ से निकलती है, साउथ पे जाके खत्म हो जाती है। सेकंड, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं चुंबक के अंदर साउथ से नॉर्थ में जाती है, उल्टा होता है, चुंबक के अंदर उल्टा होता है। थर्ड, चुंबकीय क्षेत्र रेखा हमेशा वक्राकार होता है, कर्व्ड होता है। फोर्थ, अगर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं पास पास है यानी चुंबक बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, मजबूत है, प्रबल है। फिफ्थ, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेगी, टकराएगी नहीं। चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं परस्पर एक दूसरे को कभी नहीं काटती। ये 5 बात आपको चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के बारे में याद रहना चाहिए। अब यही चीज नोट्स में देखो क्या लिखा हुआ है। पहला, फर्स्ट पॉइंट, पहले पॉइंट पे आ रहा हूं बेटा। चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं उत्तरी ध्रुव से प्रकट होती है और दक्षिणी ध्रुव में विलीन हो जाती है। यही मैं आपको तब से समझा रहा हूं। देखिए फर्स्ट पॉइंट, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं उत्तरी ध्रुव से प्रकट होती है, नॉर्थ से प्रकट होती है, एंड दक्षिणी ध्रुव यानी साउथ पे जाके खत्म हो जाती है। सेकंड, क्षेत्र रेखाएं बंद वक्र होती है। देखिए वक्र होती है, वक्राकार होती है। चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं कर्व्ड पाई जाती है, वक्राकार पाई जाती है, कर्व्ड शेप में पाया जाता है। थर्ड, प्रबल चुंबकीय क्षेत्र में रेखाएं अपेक्षा के अधिक निकट होते हैं। देखो निकट होते हैं, और जो निकट होंगे वो प्रबल होंगे, वो प्रबल चुंबकीय क्षेत्र होंगे। अगर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं पास पास है, निकट है, अगर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं पास पास है, निकट है, तो प्रबल चुंबकीय क्षेत्र कहलाएगा वो। फोर्थ, दो रेखाएं कभी भी एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती। यही मैं आपको बार बार समझा रहा था अभी। चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं, दो रेखाएं कभी भी एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती। इवन मुझे याद है, ये भी एग्जाम में आ गया था कि दो रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद क्यों नहीं करती। दो रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद क्यों नहीं करती? तो रीजन दोगे, क्योंकि यदि वे प्रतिच्छेद करती हैं, तो अगर वो इंटरसेक्ट करेगी तो इसका अर्थ है कि एक बिंदु पर दो दिशाएं, जो संभव नहीं है, एक ही बिंदु पर दो दिशाएं नहीं बन सकती, एक पॉइंट पर दो डायरेक्शन नहीं बन सकता। तो इसलिए चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं कभी भी एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती है। क्या आपको याद हो गया बेटा? समझ में आ गई मेरी बात? यहां तक साफ क्लियर है? उसके अलावा चुंबकीय क्षेत्र की प्रबलता क्षेत्र रेखाओं की निकटता से, कोटि से द्वारा दर्शाया जाता है। अभी मैंने कहा था कि चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं अगर निकट मतलब पास पास है, तो वो प्रबल होगा। तो चुंबकीय क्षेत्र रेखा की जो प्रबलता है ना, मजबूती, स्ट्रॉन्ग, वो रेखाओं के पास पास से प्रकट होता है। अगर रेखाएं पास पास है तो स्ट्रॉन्ग है वो, खत्म बात। तो ये 5 बातें आपको याद रखनी है चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के बारे में। 5 बातें, ये रहा 5 चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के बारे में। मैं फिर से आपको समझा दूं। चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं नॉर्थ से निकलती है, साउथ पे खत्म होती है, उत्तर से निकलती है, दक्षिण में खत्म होती है। चुंबक के अंदर उल्टा होता है, साउथ से नॉर्थ की तरफ जाती है। चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं वक्राकार होती है। अगर ये पास पास है तो स्ट्रॉन्ग है, प्रबल है। और चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को कभी प्रतिच्छेद नहीं करती। क्यों नहीं करती? क्योंकि एक ही पॉइंट पर दो दिशा बन जाएगी, जो संभव नहीं है। इनमें से मेरा फेवरेट जो है वो ये वाला पॉइंट है, ये बहुत आता है पेपर में, ये वाला पॉइंट। कभी भी एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती। तो क्यों नहीं करती? क्योंकि एक ही पॉइंट पर दो दिशाएं बन जाएगी, दो डायरेक्शन बन जाएगी, जो कि पॉसिबल नहीं है। ये बहुत ज्यादा एग्जाम में भी आता है, आपके एनसीईआरटी बुक में भी क्वेश्चन ये वाला करके जाना अच्छे से। पॉइंट नंबर 6 पे आते हैं बेटा। पॉइंट नंबर 6 मैं आपको अपनी तरफ से बताऊंगा। पॉइंट नंबर 6 आपको मैं अपनी तरफ से बताऊंगा। पॉइंट नंबर 6, अब तक हमने चुंबक के बारे में पढ़ा है, अब हम तार के बारे में आएंगे। अब हम इलेक्ट्रिसिटी के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि चैप्टर का नाम क्या है? विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव। अभी तो हमने चुंबक के बारे में पढ़ा है, अब विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव पढ़ेंगे। तो यहां पे आपको एक चीज समझना पड़ेगा कि
चालक के प्रकार, हिंदी में लिखो बेटा, चालक के प्रकार। सबसे पहले यही स्टार्ट होता है, चालक के प्रकार। टाइप्स ऑफ कंडक्टर, चालक के प्रकार। सर ये चालक क्या होता है? तार, तार देखा आपने, वो चालक है। जिसमें करंट फ्लो हो सकता है वो चालक है। जिसमें विद्युत धारा प्रभावित हो सकती है वो चालक है। लोहा, लोहे का रॉड चालक है। तार चालक है क्योंकि विद्युत धारा प्रभावित होती है। तो जिसमें करंट फ्लो होता है वो चालक होता है। और साइंस में चालक दो प्रकार के होते हैं बेटा। अब ये पूरा आधा चैप्टर यही है, आधा चैप्टर आपको इसी के बारे में पढ़ना है, इसलिए बहुत ध्यान से सुनना। चालक दो प्रकार की होती है बेटा, एक होता है सीधा चालक, एक होता है वृत्ताकार चालक। एक होता है बेटा सीधा चालक और एक होता है बेटा वृत्ताकार चालक। वृत्ताकार चालक, चालक दो प्रकार की होती है बेटा, सीधा चालक और वृत्ताकार चालक। सीधा चालक तो बिल्कुल सीधा, ऐसे आपके घरों में देखना ट्यूबलाइट वगैरह में लगी होगी, सिंपल। हमने यहाँ पे बहुत सारे तार लगा रखे हैं, यहाँ पर पूरे स्टूडियो बना रखा है हमने, तो यहाँ भी कई सारे सीधा चालक है, बिल्कुल सीधी सीधी तार है ना, कोई दिक्कत नहीं है। वृत्ताकार चालक क्या होता है? पंखा खोला कभी आपने? पंखे को खोल के देखा आपने? पंखे को खोल के देखा आपने? उसके अंदर आपने बहुत सारे देखो तार लिपटे होते हैं, कॉइलिंग होती है, कॉपर वायर की बहुत सारे आपने बहुत देखोगे लिपटे हुए, तो वो वृत्ताकार चालक है बेटा, वो वृत्ताकार चालक है। सीधा चालक, वृत्ताकार चालक समझ में आ गया बेटा? सीधा चालक और वृत्ताकार चालक, दो प्रकार के चालक होते हैं बेटा साइंस में। साइंस में दो प्रकार के कंडक्टर होते हैं, चालक होते हैं, सीधा चालक, वृत्ताकार चालक। अभी हम एक एक के बारे में पढ़ेंगे कि सीधा चालक की क्या खासियत होती है और वृत्ताकार चालक की क्या खासियत होती है। अब हम आगे बढ़ते हैं। पॉइंट नंबर 6 आपने कर लिया। पॉइंट नंबर 7, एक वैज्ञानिक के बारे में पढ़ेंगे जिनका नाम है हैंस क्रिस्टियन ऑस्टेड। हैंस क्रिस्टियन ऑस्टेड, पॉइंट नंबर 7, हेडिंग डालो बेटा, हैंस क्रिस्टियन ऑस्टेड, वैज्ञानिक का नाम। ये कौन थे? ये पहले व्यक्ति थे जिन्होंने ये कहा था कि चालक के अंदर अगर करंट है, ध्यान सुनना, अगर चालक के अंदर करंट है तो उसमें मैग्नेटिक पावर है। इसलिए हम मैग्नेट के बारे में पढ़ रहे थे। अगर चालक के अंदर करंट है तो उसमें मैग्नेटिक पावर है, यानी आप वो छुओगे तो आपको चिपका लेगा। आपने सुना भी होगा कि वो तार से चिपक गया, वो पोल से चिपक गया। क्यों चिपक गया? क्योंकि तार में मैग्नेटिक पावर थी, तार में मैग्नेटिक पावर थी। तो जब तार में करंट होता है, ध्यान सुनना बेटा, इसलिए तो तार हम लोग नहीं छूते ना। क्यों नहीं छूते? जब तार में करंट होता है ना तो उसमें एक मैग्नेटिक पावर होती है जो आपको खींच लेगा, चिपका लेगा, फिर आपको छोड़ेगा नहीं। और कब छोड़ेगा? जब आप छूट जाओगे दुनिया से, फिर क्या फायदा, कुछ बचा ही नहीं। तो इसे चीज खतरनाक होती है, कभी घर पे एक्सपेरिमेंट मत करना। तो हैंस क्रिस्टियन ऑस्टेड पहले व्यक्ति थे जिन्होंने दुनिया को बताया था। हैंस क्रिस्टियन ऑस्टेड ये पहले व्यक्ति थे जिन्होंने दुनिया को यह बताया था कि करंट जब होती है ना, करंट, तो उसमें मैग्नेटिक पावर होती है। करंट में, इलेक्ट्रिक विद्युत धारा में चुंबकीय प्रभाव होता है। तो इसलिए चैप्टर का नाम क्या पड़ा? विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। देखिए चैप्टर का नाम क्या था बेटा? विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। तो जब विद्युत धारा होगी, इस तार में विद्युत धारा है तो उसमें चुंबकीय प्रभाव होगा। जब किसी तार में विद्युत धारा होगी तो उसमें चुंबकीय प्रभाव होगा, इसलिए विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव बोलते हैं। और किसी तार में जब इसमें करंट होगा, इस तार के अंदर का करंट है तो इसमें चुंबकीय प्रभाव होगा। क्या समझ में आ गया? तार में अगर करंट है तो उसमें चुंबकीय प्रभाव होगा जो आपको चिपका लेगा। और ये बात बताने वाले पहले वैज्ञानिक कौन थे? तो H.C. ऑस्टेड, हैंस क्रिस्टियन ऑस्टेड, जिनका नाम मैं अभी बोल रहा था। ये पहले साइंटिस्ट थे, पहले व्यक्ति थे जिन्होंने दुनिया को बताया कि अगर विद्युत धारा है ना इसके अंदर तो इसमें चुंबकीय प्रभाव है, आपको चिपका लेगा। तो ये पहले वैज्ञानिक थे, हैंस क्रिस्टियन ऑस्टेड। क्या आपको नाम याद हो जाएगा बेटा इनका? मेरे लाल, मेरे चांद सितारे, मेरे आंखों के तारे। क्या आपको वैज्ञानिक का नाम याद हो गया बेटा? हैंस क्रिस्टियन ऑस्टेड। कौन थे ये? ये वो पहले व्यक्ति थे जिन्होंने ये कहा था कि अगर चालक के अंदर विद्युत धारा है, करंट है, तो उसमें चुंबकीय प्रभाव है, आपको चिपका सकता है, वो खतरनाक हो सकता है आपके लिए। वह पहला व्यक्ति था जिसने पता लगाया था कि विद्युत धारा का चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करती है। विद्युत धारा चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करती है। ये विद्युत धारा है, ये चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करेगी। अगर आप इस क्षेत्र के अंदर जाओगे तो आपको करंट लगेगा, झटका लगता है। कई बार ऐसा होता है तार को छूने जाते हो, है ना, झटका लगता है। वो करंट नहीं लगा, आपको कहते हम करंट लगा, करंट नहीं लगा। वो एक्चुअल में हम उसके चुंबकीय क्षेत्र के अंदर जा रहे होते हैं, तो वो हिंट देता है कि रुक जा भैया, रुक जा, अंदर मत जाओ, तो हम हाथ पीछे कर लेते हैं। वो मैग्नेटिक फील्ड था उसका, चुंबकीय क्षेत्र था चालक का। तो ये पहले व्यक्ति थे हैंस क्रिस्टियन ऑस्टेड जिन्होंने दुनिया को यह बताया था
कि किसी चालक का चुंबकीय क्षेत्र भी होता है, किसी चालक का चुंबकीय क्षेत्र भी होता है। ये बताने वाले पहले वैज्ञानिक कौन थे? तो हैंस क्रिस्टियन ऑस्ट्रेट थे। उसके बाद अभी अभी मैंने आपको बताया कि दो प्रकार के चालक होते हैं, एक सीधा चालक, वृत्ताकार चालक। सीधा चालक और वृत्ताकार चालक। अब सीधे चालक के ऊपर एक रूल है जिसका नाम है दक्षिण हस्त अंगूठा नियम, अंगुष्ठ नियम। अंगूठा नियम भी बोलते हैं इसको, दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम। दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम, दक्षिण हस्त मतलब क्या? दायां हाथ अंगूठा नियम, लाइक वाला दायां हाथ अंगूठा नियम। ये राइट हैंड है मेरा, ये मेरा राइट हैंड है, आपका नहीं, मेरा राइट हैंड है ये। आपका राइट हैंड ये वाला होगा, ठीक है? तो राइट हैंड थंब रूल बोलते हैं इसको, राइट हैंड थंब रूल बोलते हैं। और ये बहुत जरूरी है, बहुत ज्यादा एग्जाम में आता है। इस चैप्टर में 3 नियम है। एक राइट हैंड थंब रूल है, दक्षिण हाथ अंगूठा नियम है, फिर आएगा बायां हाथ नियम, फिर आएगा दायां हाथ नियम। तो 3 नियम है टोटल मिला के। अभी हम अंगूठा नियम, अंगूठा नियम, अंगुष्ठ नियम, लाइक वाला। तो अंगूठा नियम क्या कहता है कि मान लीजिए आपके पास सीधा चालक है, ये सीधा चालक है, ये लोहे का रॉड मान लो सीधा चालक है, करंट टेस्ट में, है ना, बच जाओ, करंट टेस्ट के अंदर सीधा चालक है ये। अगर ये सीधा चालक है और इसका करंट मान लो ऊपर की तरफ है, अगर ये सीधा चालक है, अगर हम इसे दाएं हाथ में पकड़ लें, अगर किसी सीधे चालक को हमने दाएं हाथ में पकड़ लें और अगर उसका करंट ऊपर की तरफ हुआ तो उसका मैग्नेटिक फील्ड इस कंडक्टर के चारों ओर होगा। ये चारों उंगलियां मैग्नेटिक फील्ड को दिखाता है, चुंबकीय क्षेत्र को दिखाता है। ये विद्युत धारा को, अंगूठा क्या दिखाता है? विद्युत धारा को, और बाकी चारों उंगलियां चुंबकीय क्षेत्र को दिखाता है। तो अगर हम किसी सीधे चालक को अपने दाएं हाथ में पकड़ लें, अगर हम किसी सीधे चालक को अपने दाएं हाथ में पकड़ लें और अंगूठा विद्युत धारा को दिखाएगी तो बाकी चारों उंगलियां उसके चुंबकीय क्षेत्र को दिखाएगी। देखिए आंसर क्या लिखा हुआ है, कल्पना कीजिए, कीजिए कल्पना, कर लीजिए बेटा कल्पना। कल्पना कीजिए कि आप अपने दाहिने हाथ में, ये रहा दाहिना हाथ, ये रहा दाहिना हाथ, सॉरी ये रहा दाहिना हाथ, विद्युत धारावाही चालक को इस प्रकार पकड़े हुए हो कि आपका अंगूठा विद्युत धारा की ओर संकेत करता है। ये रहा अंगूठा विद्युत धारा की ओर संकेत कर रहा है, ये रहा अंगूठा विद्युत धारा की ओर संकेत कर रहा है, या ऐसा भी हो सकता है, ये रहा अंगूठा, ये रहा अंगूठा और ये विद्युत धारा को नीचे की तरफ से कर रहा है, तो चारों उंगलियां चुंबकीय क्षेत्र को दिखाएगी। तो अगर आपका अंगूठा विद्युत धारा की ओर संकेत करता है ना, अगर ऐसा है तो आपकी बाकी चारों उंगलियां हो तो आपकी उंगलियां जो होगी वो चालक के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बताएगी। बाकी चारों उंगलियां, ये रहा डायग्राम, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बताती है। कहने का मतलब ये कौन है? सीधा चालक। ये मेरा दायां हाथ, लो जी, विद्युत धारा कहां है? ऊपर की तरफ। विद्युत धारा कहां है? ऊपर की तरफ। तो चुंबकीय क्षेत्र कहां होगा? इसे बोलेंगे घड़ी के विपरीत दिशा में। ये देखिए चुंबकीय क्षेत्र कैसे घूमेगा, ऐसे घूमेगा, ऐसे इस प्रकार से चुंबकीय क्षेत्र घूमेगा, इसे बोलेंगे घड़ी के विपरीत दिशा में। उल्टा कर लो, ये कौन है? सीधा चालक। ये कौन है? दायां हाथ। अब विद्युत धारा कहां है? नीचे की तरफ। अगर विद्युत धारा नीचे की तरफ है, अगर विद्युत धारा नीचे की तरफ है तो चुंबकीय क्षेत्र घड़ी की दिशा में होगी, इसे बोलते हैं घड़ी की दिशा, इसे बोलते हैं घड़ी की विपरीत दिशा। ऊपर की तरफ घड़ी की विपरीत दिशा, नीचे की तरफ घड़ी की दिशा। ठीक है बेटा? ये कौन है? चालक। ये दायां हाथ, विद्युत धारा, चुंबकीय क्षेत्र। याद हो जाएगा? इसे दक्षिण हस्त अंगूठा नियम कहते हैं, दक्षिण हस्त अंगूठा नियम कहते हैं बेटा। पॉइंट नंबर 9 पे आते हैं बेटा, पॉइंट नंबर 9 पर। अब मैंने आपको अभी बताया था कि चालक 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है सीधा चालक और एक होता है वृत्ताकार चालक, है ना? ये तो हमने पढ़ लिया कि भाई 2 चालक होते हैं, सीधा चालक, वृत्ताकार चालक। अब आपके एग्जाम में आता है कि सीधा चालक का चुंबकीय क्षेत्र कैसा होगा, किसी सीधे चालक का चुंबकीय क्षेत्र कैसा होता है। ये सीधा चालक है ना, इसका चुंबकीय क्षेत्र कैसे होगा, कहां पे होगा, कितना होगा? तो इसके लिए हमें 3-4 बातें याद करनी पड़ेगी। सीधे चालक का चुंबकीय क्षेत्र, पहले हम पढ़ेंगे सीधे चालक का चुंबकीय क्षेत्र, फिर हम पढ़ेंगे वृत्ताकार चालक का चुंबकीय क्षेत्र। दोनों के बारे में आता है पेपर में, कभी पूछते हैं सीधा चालक का चुंबकीय क्षेत्र बताओ, कभी पूछते हैं वृत्ताकार चालक के चुंबकीय क्षेत्र बताओ। तो पहले मैं आपको बताऊंगा सीधे चालक का चुंबकीय क्षेत्र कैसा होता है। तो हेडिंग डालो बेटा पॉइंट नंबर 9, पॉइंट नंबर 9 लिखो बेटा, पॉइंट नंबर 9।
सीधे चालक से विद्युत धारा प्रभावित होने वाले कारण चुंबकीय क्षेत्र, यानी सीधे चालक का चुंबकीय क्षेत्र, सीधे चालक का चुंबकीय क्षेत्र। क्योंकि आपको हो सकता है पूरी हेडिंग समझ में ना आए, हो सकता है कि आपको पूरी हेडिंग समझ में ना आए। मेरे भी समझ में आता था 10th में क्या लिखा हुआ है कहानी, सीधे चालक से विद्युत धारा प्रभावित होने के कारण चुंबकीय क्षेत्र। अबे सीधी सीधी बात यह है कि सीधे चालक का चुंबकीय क्षेत्र पढ़ रहे हैं हम, कि अगर मेरे पे सीधा चालक है, ये सीधा चालक है, तो इसका चुंबकीय क्षेत्र कहां है? तो आंसर दोगे इसके चारों ओर, तार के चारों ओर होता है। इसे बोलते हैं सकेंद्रीय, कॉन्सेंट्रिक, सकेंद्रीय। ये मान लो सीधा चालक है, ठीक है, छोड़ो बाकी छोड़ो। ये क्या है? सीधा चालक। इसका चुंबकीय क्षेत्र कहां होगा? इसके चारों ओर। ये तार है और इसमें करंट है ना, तो इसका चुंबकीय क्षेत्र इसके चारों ओर है। मैं कहीं से भी छूने की कोशिश करूंगा तो करंट लग जाएगा। तो सीधे चालक का चुंबकीय क्षेत्र सकेंद्रीय होता है। सकेंद्रीय, याद रखना है वर्ड, सकेंद्रीय, सकेंद्रीय, सकेंद्रीय। सीधे चालक का चुंबकीय क्षेत्र सकेंद्रीय होता है बेटा। पहला पॉइंट हमें यही याद करना पड़ता है, सबसे पहला पॉइंट, फर्स्ट पॉइंट। चुंबकीय क्षेत्र चालक के हर बिंदु पर सकेंद्रीय वृत्तों द्वारा दर्शाया जाता है। सकेंद्रीय वृत्त मतलब गोल गोल, उसके चारों गोल गोल सकेंद्रीय होता है। सेकंड, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा दक्षिण हस्त अंगूठे नियम या दिक्सूचक से दी जा सकती है। और अगर मुझे सीधे चालक के चुंबकीय क्षेत्र की दिशा निकालनी है, सीधे चालक के चुंबकीय क्षेत्र का दिशा निकालना है, तो इसके लिए मैंने अभी अभी एक रूल बताया था, दक्षिण अंगूठा नियम। सीधे चालक के चुंबकीय क्षेत्र की दिशा पता करनी है कि दिशा कहां है, वो घड़ी की दिशा में है, घड़ी की विपरीत दिशा में है, तो इसके लिए दक्षिण अंगूठा नियम फॉलो करते हैं। यही लिखा हुआ सेकंड पॉइंट। किसी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम द्वारा दी जा सकती है। थर्ड पॉइंट, चालक के नजदीक वाले वृत्त निकट निकट होते हैं। यानी मान लीजिए चालक है तो इसके पास के जो वृत्त होंगे वो पास पास होंगे। इसके पास में, इस शुरू में इसके चुंबकीय क्षेत्र बिल्कुल पास पास होते हैं, फिर दूर दूर चले जाते हैं, दूर दूर होते चले जाते हैं। तो चालक के नजदीक वाले जो वृत्त होते हैं, ये चालक है, इसके नजदीक वाले जो वृत्त होंगे वो पास पास होंगे, फिर धीरे धीरे ये वृत्त दूर होता चला जाता है, ये वृत्त दूर होता चला जाएगा। तो यही आपको बताने की कोशिश की गई है। थर्ड पॉइंट, ये सेकंड पॉइंट और ये फर्स्ट पॉइंट। पहला पॉइंट क्या था कि चुंबकीय क्षेत्र जो होता है ना वो सकेंद्रीय होता है, चालक के चारों ओर गोल गोल होता है। सेकंड पॉइंट, चालक के पास के जो वृत्त होते हैं बिल्कुल पास पास होते हैं। थर्ड पॉइंट, चालक के नजदीक वाले वृत्त निकट निकट होते हैं, पास पास होते हैं। फोर्थ पॉइंट, चुंबकीय क्षेत्र जो होता है ना वो समानुपाती होता है धारा की दिशा शक्ति के। चुंबकीय क्षेत्र समानुपाती होता है धारा की शक्ति का। क्या मतलब है सर? सर मतलब यह है कि अगर विद्युत धारा को बढ़ा दूंगा ना तो चुंबकीय क्षेत्र भी बढ़ जाएगा। सिंपल वर्डों में समझो, हमारे पास करंट जो है वो 10 एम्पियर है, तो इसका चुंबकीय क्षेत्र ये था। आपने करंट को बढ़ा दिया 100 एम्पियर, तो सीधी सी बात है इसका चुंबकीय क्षेत्र और बड़ा हो जाएगा। आपने करंट को बढ़ा दिया 1000 एम्पियर, आपने करंट को बढ़ा दिया कितना? 1000 एम्पियर, तो अब ये और बड़ा मैग्नेटिक फील्ड बना देगा। तो जैसे जैसे करंट को बढ़ाओगे मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगा ना भाई, करंट को बढ़ाओगे तो मैग्नेटिक फील्ड बढ़ता चला जाएगा और बड़ा होता जाएगा। यही बात फोर्थ में कहा गया है कि चुंबकीय क्षेत्र समानुपाती होता है धारा की शक्ति के। यानी जितना ज्यादा करंट को बढ़ाएंगे, जितना ज्यादा हम करंट को बढ़ाएंगे चुंबकीय क्षेत्र और बढ़ता चला जाएगा। फिफ्थ पॉइंट, चुंबकीय क्षेत्र जो होता है वो व्युत्क्रमानुपाती होता है चालक से दूरी का। चालक से दूरी का 1 में चालक से दूरी, यानी चालक से दूरी जितना बढ़ेगा, चालक से दूरी जितना बढ़ेगा चुंबकीय क्षेत्र कम होता जाएगा। इसमें देखो, धारा की शक्ति बढ़ेगी तो चुंबकीय क्षेत्र बढ़ेगा, धारा की शक्ति बढ़ेगी चुंबकीय क्षेत्र बढ़ेगा, चालक से दूरी बढ़ेगी चुंबकीय क्षेत्र घटेगा। तो ये 5 बातें आपको याद रखनी है। 5 पॉइंट्स मैं आपको फिर से रिपीट करके बता देता हूं। हम पढ़े सीधे चालक का चुंबकीय क्षेत्र कैसा होता है। ये था सीधा चालक, और भैया इसका चुंबकीय क्षेत्र बताना है हमें। तो पहला पॉइंट मैंने आपको बताया कि सीधे चालक का चुंबकीय क्षेत्र सकेंद्रीय होता है, इसके चारों ओर होता है। सेकंड पॉइंट मैंने आपको बताया कि अगर मुझे इसका चुंबकीय क्षेत्र की दिशा निकालनी है तो दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम को फॉलो करूंगा। अगर ये चालक है तो इसके पास पास जो वृत्त होंगे, इसके बिल्कुल जो नजदीक वाले वृत्त होंगे वो बिल्कुल पास पास होंगे। फोर्थ पॉइंट, अगर धारा की शक्ति को बढ़ा दूंगा, करंट को बढ़ा दूंगा तो चुंबकीय क्षेत्र बढ़ जाएगा।
और धारा कम कर दूंगा, करंट कम कर दूंगा तो चुंबकीय क्षेत्र कम हो जाएगा। एक बात बताओ, चलो एक चीज बताओ मुझे, आपसे एक क्वेश्चन पूछ लेता हूं। घर में बैटरी आती है, रिमोट वगैरह में लगाते हो, 5 एम्पियर की, 2 एम्पियर की, 3 एम्पियर की, 7 एम्पियर की, 9 एम्पियर की होती है। वो आराम से तार वार छू लेते हैं उसको, हम लगा भी लेते हैं। कई बार उसको लगा के हम बल्ब वल्ब जलाते हैं, छोटा सा बल्ब आता है जला लेते हैं, छू लेते हैं तार को, कोई दिक्कत नहीं है, पता भी नहीं चलता। लेकिन घर के तार को छू लोगे क्या? नहीं, क्योंकि बहुत खतरनाक है वो उसका चुंबकीय क्षेत्र बहुत बड़ा है। क्यों बड़ा है? कि उसमें करंट ज्यादा है। वो था 9 एम्पियर का, वो 1000 एम्पियर का है, फर्क नहीं है दोनों में। तो यही तो समझा रहा हूं कि करंट को बढ़ाएंगे तो चुंबकीय क्षेत्र बढ़ जाएगा, खतरनाक हो जाएगा वो। और चालक की दिशा को बढ़ाऊंगा तो चुंबकीय क्षेत्र और कम हो जाएगा, क्योंकि व्युत्क्रमानुपाती होता है, उल्टा होता है। तो ये सीधे चालक का चुंबकीय क्षेत्र था, ये चुंबकीय क्षेत्र सीधे चालक का था। इसका आप चाहो तो डायग्राम भी बना सकते हो, ये आपके बुक में भी डायग्राम है, ये वाला, ये डायग्राम जो आप देख पा रहे हो बुक में भी डायग्राम है, आप चाहो तो वहां से बना लेना। ये सीधे चालक का चुंबकीय क्षेत्र है, जिसमें बताया गया है कि भाई सीधा चालक है, ये रॉड है जो किसी गत्ते का आर पार कर दिया गया, ये गत्ता है, ये गत्ता है, और ये चालक है, ये चालक है जो गत्ते का आर पार कर दिया गया। इसको हमने बैटरी वगैरह से कनेक्ट कर दिया, बैटरी से कनेक्ट कर दिया, ये हमने बैटरी से इसको कनेक्ट कर दिया। तो इसका चुंबकीय क्षेत्र कहां होगा? तो इसका चुंबकीय क्षेत्र बिल्कुल चालक के चारों ओर होगा, सकेंद्रीय, गोल गोल इसके चारों ओर होगा, ऐसे इस प्रकार से होता है। और ये आप बुक में बनाओ, बुक से बना सकते हो आप। तो ये सीधे चालक के बारे में था, ये सीधा चालक है, ये सीधा चालक, देख रहे हो, सीधा चालक, सीधा रॉड है, सीधा चालक है। तो सीधे चालक के चुंबकीय क्षेत्र में 5 बातें याद करनी है आपको। पॉइंट नंबर 10 पे आते हैं बेटा, वृत्ताकार चालक का चुंबकीय क्षेत्र, विद्युत धारावाहिक वृत्ताकार पाशा या पाश का चुंबकीय क्षेत्र। हेडिंग आपको पूरा लिखना है, लेकिन मैं आपको इसका मतलब बता रहा हूं, क्योंकि पूरे लाइन का मतलब आपको पता ही नहीं चलेगा क्या कह रहा है। विद्युत धारावाही वृत्ताकार पाशा के कारण चुंबकीय क्षेत्र, कहने का मतलब जो वृत्ताकार चालक है ना, वृत्ताकार चालक, इसका चुंबकीय क्षेत्र कैसा होता है, वृत्ताकार चालक का चुंबकीय क्षेत्र कैसा होता है। तो इसमें 4 पॉइंट पढ़ेंगे हम, वृत्ताकार चालक का चुंबकीय क्षेत्र। अच्छा, आपको याद है चालक 2 प्रकार की थी? क्या आपको याद है चालक 2 प्रकार की थी? एक सीधा और एक वृत्ताकार। तो सीधे वाले तो हम पढ़ चुके हैं, अब वृत्ताकार के बारे में बताऊंगा। वृत्ताकार चालक में भी चुंबकीय क्षेत्र सकेंद्रीय होता है, ऐसा ही गोल गोल होता है, लेकिन सर्कल धीरे धीरे बढ़ता चला जाता है, ये सर्कल धीरे धीरे बड़ा होता चला जाता है, बीच में बिल्कुल सीधा होता है, बीच में बिल्कुल सीधा होता है, और ऐसे ही नीचे भी होता है, बड़ा फिर छोटा फिर छोटा फिर और छोटा, सकेंद्रीय। तो वृत्ताकार चालक का चुंबकीय क्षेत्र सकेंद्रीय होता है। ये वृत्ताकार चालक है, ये कौन है? वृत्ताकार चालक। ये कौन था? सीधा चालक। ये कौन है? वृत्ताकार चालक। पहले फर्क समझ लो, क्योंकि जब तक आपको सीधा चालक और वृत्ताकार चालक में फर्क नहीं पता होगा, आप आंसर कैसे करोगे? 2 प्रकार के चालक होते हैं भैया, एक सीधा चालक, एक वृत्ताकार चालक। तो जो सीधा चालक है वो तो पढ़ लिया 5 बातें, अब वृत्ताकार चालक के बारे में नहीं जानोगे कि इसकी क्या खासियत है। तो वृत्ताकार चालक का जो चुंबकीय क्षेत्र होता है वो भी सकेंद्रीय ही होता है, पहला पॉइंट। दूसरा, लेकिन इसका वृत्त धीरे धीरे बड़ा होता जाता है, धीरे धीरे और बड़ा होता जाएगा सर्कल। तीसरा, बीच में चुंबकीय क्षेत्र बिल्कुल सीधा होगा, बीच में चुंबकीय क्षेत्र बिल्कुल सीधा होगा। देखिए आंसर क्या लिखना है आपको, आंसर देखिए, पहला पॉइंट, चुंबकीय क्षेत्र प्रत्येक बिंदु पर सकेंद्रीय वृत्तों द्वारा दर्शाया जाता है। यही मैं चिल्ला चिल्ला के आपसे तब से बोल रहा हूं, सकेंद्रीय वृत्त। सेकंड, जब हम तार से दूर जाते हैं तो वृत्त निरंतर बड़े होते जाते हैं। यही मैंने आपको भी बताया था कि जैसे जैसे दूर होते जाओगे सर्कल और बड़ा होता जाएगा। देखो बड़ा होता गया, और बड़ा सर्कल होता जाएगा। थर्ड पॉइंट, विद्युत धारावाही तार के प्रत्येक बिंदु से उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं पास के केंद्र पर, यानी बीचों बीच, पास के केंद्र पर, केंद्र मतलब बीचों बीच, बीचों बीच सीधा होता है बेटा, बीचों बीच चुंबकीय क्षेत्र सीधा होता है, यही हमें एग्जाम में भी लिखना होता है। केंद्र पर सरल सरल रेखा जैसा प्रतीत होने लगता है, सीधा होने लगता है। एंड फोर्थ, पास के अंदर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा एक समान रहती है, पास के अंदर चुंबकीय क्षेत्र की जो दिशा है वो समान रहती है, नॉर्थ से साउथ वाले कंडीशन। तो ये 4 पॉइंट आपको याद रखना है कि सीधे चालक का चुंबकीय क्षेत्र और वृत्ताकार चालक का चुंबकीय क्षेत्र। जब तक, पहले आप बताओ, ये आपको याद है 2 प्रकार के चालक है, सीधा चालक, वृत्ताकार चालक। तो सीधे चालक के चुंबकीय क्षेत्र में 5 बातें मैंने आपको बताई, और वृत्ताकार चालक के चुंबकीय क्षेत्र में 4 बातें। ये 4 पॉइंट वृत्ताकार चालक के बारे में। डायग्राम आपके बुक में भी दिया हुआ है, ये डायग्राम जो आप देख रहे हो बुक में भी है
जल्दी से बेटा यहां तक के 10 टॉपिक पहले रिवाइज करो, फिर हम 11 पे आएंगे। पॉइंट नंबर 11 पे आते हैं बेटा। इस पॉइंट में हम ये पढ़ने वाले हैं कि आखिर वो कौन कौन से कारक हैं जो चुंबकीय क्षेत्र को प्रभावित करते हैं। और ये क्वेश्चन आप देखोगे प्रीवियस ईयर में बहुत बार आ चुका है एग्जाम के अंदर कि वो कौन कौन से कारक हैं जो चुंबकीय क्षेत्र को प्रभावित करता है। तो हेडिंग क्या डालोगे आप, ये आपका पॉइंट नंबर होगा 11 और हम हेडिंग डालेंगे बेटा कि चुंबकीय क्षेत्र को प्रभावित करने वाले कारक। जी हां, चुंबकीय क्षेत्र को प्रभावित करने वाले कारक। अब वो चाहे वो सीधे चालक का चुंबकीय क्षेत्र हो या वृत्ताकार चालक का चुंबकीय क्षेत्र हो। याद है ना, दो प्रकार के चालक, सीधा चालक, वृत्ताकार चालक, अभी पढ़ के आए हम। तो चाहे वो सीधा चालक हो या वृत्ताकार चालक हो, वो कौन कौन से कारक हैं जो चुंबकीय क्षेत्र को प्रभावित करता है, ये क्वेश्चन है आपके पेपर में। तो सर 3 कारक आप कम से कम लिख सकते हो, चौथा मैं अपनी तरफ से ऐड कराऊंगा एक, तो 4 कारक मिले हो टोटल। पहला, सबसे पहला कारक जो चुंबकीय क्षेत्र को प्रभावित करता है, चुंबकीय क्षेत्र को प्रभावित करने वाला पहला कारक, चालक में प्रभावित होने वाली धारा, विद्युत धारा। चुंबकीय क्षेत्र को प्रभावित करने वाला पहला कारक सर जी विद्युत धारा, इलेक्ट्रिक करंट। क्यों सर जी? सर वाई क्यों? आ जाइए, पास आइए जरा, क्लोज टू मी। एक बात बताइए जनाब, एक बात बताइए, मेरे पास 10 एम्पियर है इलेक्ट्रिक करंट, तो चुंबकीय क्षेत्र छोटा होगा। मैंने करंट को बढ़ा दिया, मैंने करंट कर दिया 100 एम्पियर, तो भैया बिंदु चुंबकीय क्षेत्र क्या हो गया? बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा बताओ? करंट बढ़ा दिया, करंट को इंक्रीज कर दिया तो चुंबकीय क्षेत्र बड़ा हो जाएगा। 1000, अब इसको मैं 1000 एम्पियर कर दूं, इसको मैं कर दूं 1000 एम्पियर, लो जी और बढ़ा दिया तो चुंबकीय क्षेत्र और बड़ा हो जाएगा। समझ पा रहे हो कॉन्सेप्ट को? चुंबकीय क्षेत्र को वो कौन कौन से कारक है जो प्रभावित करते हैं? तो पहला कारक है सर विद्युत धारा। विद्युत धारा बढ़ेगा, चुंबकीय क्षेत्र बढ़ेगा, विद्युत धारा घटेगा, चुंबकीय क्षेत्र अपने आप कम हो जाएगा। इसलिए लिखा हुआ है समानुपाती, इसे बोलते हैं बेटा समानुपाती, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। वीडियो को 2 से 3 बार देखना, ये नहीं कि एक बार देख लिया नमस्ते सो गए, अरे हो गया सब याद, फिर तो हो गया काम। नहीं, बार बार देखो, देखने का मन नहीं है लीड लगा के सुनो, अरे सुन ही लो हमारी बात, सुन तो लो कम से कम, इतना भी बुरा नहीं बोलते होंगे यार, सुनो तो सही। विद्युत धारा को चुंबकीय क्षेत्र को प्रभावित करने वाला पहला कारक है विद्युत धारा। विद्युत धारा बढ़ेगा, चुंबकीय क्षेत्र बढ़ेगा, घटेगा तो घट जाएगा, इसलिए समानुपाती लिखा हुआ है। चुंबकीय क्षेत्र को प्रभावित करने वाला दूसरा कारक चालक से दूरी, इसे बोलते हैं व्युत्क्रमानुपाती, 1 में चालक से दूरी। चालक से दूरी, दूरी बढ़ेगी चुंबकीय क्षेत्र कम हो जाएगा, उल्टा रिलेशन होता है। चालक से दूरी बढ़ेगी, चुंबकीय क्षेत्र घटेगा, चुंबकीय क्षेत्र कम हो जाएगा, उल्टा रिलेशन होता है इसमें। तो चुंबकीय क्षेत्र को प्रभावित करने वाला दूसरा कारक क्या है? तो चालक से दूरी है, डिस्टेंस फ्रॉम कंडक्टर। चुंबकीय क्षेत्र को प्रभावित करने वाला तीसरा कारक है फेड़ों की संख्या। फेड़े कौन? याद कीजिए, कुंडली की संख्या, जो मैंने पंखे में बताया था, लपेटते हैं गोल गोल, कुंडली, फेड़े, मुंह फेड़ा जैसा हो गया, लेकिन थारे समझ में नहीं आएगी बेटा कि फेड़ा क्या होता है। कुंडली बोलते हैं बेटा, फेड़ों की संख्या, मेरे लाल मेरे रसगुल्ले, फेड़ों की संख्या। तो चुंबकीय क्षेत्र को प्रभावित करने वाला तीसरा कारक कौन है? फेड़ों की संख्या, नंबर ऑफ कॉइलिंग। तो एग्जाम में यह पूछा जाएगा कि चुंबकीय क्षेत्र को प्रभावित करने वाले कारक के नाम लिखिए, या वो कौन कौन से कारक हैं जो चुंबकीय क्षेत्र को निर्धारित करते हैं। तो चुंबकीय क्षेत्र को प्रभावित करने वाले 3 कारक है मेरे लाल, मेरे चांद सितारे, मेरे आंखों के तारे, 3 कारक है बच्चे। पहला, विद्युत धारा बढ़ेगा, चुंबकीय क्षेत्र बढ़ेगा, विद्युत धारा घटेगा, चुंबकीय क्षेत्र घटेगा। दूसरा कारक, सेकेंड रीजन जो चुंबकीय क्षेत्र को प्रभावित करता है वो है चालक से दूरी। चालक से दूरी बढ़ेगी, चुंबकीय क्षेत्र कम हो जाएगा, उल्टा रिलेशन होता है। तीसरा कारक है जो चुंबकीय क्षेत्र को प्रभावित करता है वो फेड़ों की संख्या, नंबर ऑफ कॉइलिंग, कि तार को कितनी बार लपेटा गया है। भाई फेड़ों की संख्या ज्यादा होगी, तार को ज्यादा लपेटोगे तो चुंबकीय क्षेत्र, सीधी सी बात है, ज्यादा होगी। फेड़े कम होंगे, 2-4 बार होंगे तो कम हो जाएगा चुंबकीय क्षेत्र। एक और ऐड कर सकते हो इसमें आप, एक पॉइंट, ये तो हो गया फर्स्ट, ये हो गया सेकंड, ये हो गया थर्ड, इसमें एक बार और ऐड कर सकते हो, पदार्थ की प्रकृति।
पदार्थ की प्रकृति, ये भी ऐड कर सकते हो आप, पदार्थ की प्रकृति। काफी हद तक चुंबकीय क्षेत्र पदार्थ की प्रकृति पे भी काफी हद तक निर्भर करता है कि हम कौन सा पदार्थ यूज कर रहे हैं, लोहा यूज कर रहे हैं या सोना यूज कर रहे हैं, चांदी यूज कर रहे हैं, कौन सा मटेरियल यूज कर रहे हैं, ये भी डिपेंड करता है। कोई अलॉय यूज कर रहे हैं, मिश्र धातु, तो ये भी डिपेंड करता है कि भाई चुंबकीय क्षेत्र कैसा बनेगा। तो चुंबकीय क्षेत्र को प्रभावित करने वाले टोटल 4 कारक है। चारों कारक आपके सामने हैं। विद्युत धारा, चालक से दूरी, थर्ड आपको बताया था फेरों की संख्या, एंड फोर्थ आपको क्या बताया बेटा, पदार्थ की प्रकृति। आगे बढ़ जाए, पॉइंट नंबर 12 स्टार्ट करने वाले बेटा। ओ हो आ गया क्वेश्चन जिसका था मुझे इंतजार, वो क्वेश्चन आ गई। परिनालिका, क्वेश्चन नंबर 12, परिनालिका क्या है? बहुत इंतजार था इसका, बहुत ज्यादा इंतजार कर रहा था मैं इसका। जिसका था मुझे इंतजार वो क्वेश्चन आ गया, और किसी का इंतजार क्या करूंगा मैं? परिनालिका का इंतजार कर रहा मैं था, कब आएगा? आ गया परिनालिका। सर ये परिनालिका क्या होता है? एक काम करो, कॉपर का तार ले लो, कॉपर का तार ले लो और उसे गोल गोल ऐसे ऐसे डिजाइन बना लो। ऐसे तो कर ही सकते हो ना, ऐसे करके डिजाइन बना लो कॉपर के तार से, कॉपर के तार से इस प्रकार का एक बेलनाकार डिजाइन बना लो। आपने देखा भी होगा कई जगह, स्प्रिंग, पेन में स्प्रिंग यूज किया आपने कभी? वैसा डिजाइन, स्प्रिंग नहीं बनाना, कॉपर के तार से स्प्रिंग जैसा डिजाइन बनाना, बेलनाकार डिजाइन। तो जब कॉपर के तार से बेलनाकार आकृति को लपेटा जाता है, कॉपर के तार से बेलनाकार आकृति जैसा लपेटा जाता है, तो इसको परिनालिका कहते हैं। और फिजिक्स में इसका बहुत ज्यादा इस्तेमाल है, इसके बहुत ज्यादा इस्तेमाल है, मोटर से लेकर जनरेटर तक बहुत सारे इलेक्ट्रिक डिवाइस आपके और मेरे घर में लगे हुए हैं जिसमें परिनालिका, सोलेनॉइड बोलते हैं इंग्लिश में, इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो परिनालिका क्या होती है सर? सर इसकी परिभाषा क्या लिखोगे पेपर में? ये थोड़ी लिखोगे कॉपर के तार को लपेटा, यही लिखना है। देखिए क्या लिखा हुआ है, पास पास लिपटे, पास पास लिपटे विद्युत रोधी तांबे की तार की, तांबे की तार की बेलन की आकृति के अनेक फेरों, बेलन की आकृति के अनेक फेरों वाली कुंडली का को परिनालिका कहते हैं। इसको परिनालिका कहते हैं। ये रहा डायग्राम, ये परिनालिका है। आपने तांबे के तार लिया और तांबे के तार को इस प्रकार बेलनाकार, बार बार कुंडली बनानी है, बेलनाकार तार से, तांबे के तार से बेलनाकार आकृति की इस प्रकार से कुंडली बनानी है। इसको साइंस में हम लोग परिनालिका कहते हैं। और इसका बच्चों बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है, फिजिक्स में बहुत ज्यादा इस्तेमाल है, इलेक्ट्रिक डिवाइस में बहुत ज्यादा इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो इसलिए मैंने कहा था इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एग्जाम में पूछ लेते हैं भाई परिनालिका क्या है। तो आंसर पता लग गया, तांबे का तार। क्या चाहिए हमें? तांबे का तार चाहिए, और बेलनाकार आकृति में उसको लपेटना है, बेलनाकार आकृति में लपेटना है, तांबे के तार को बेलनाकार आकृति में लपेटना है, तो वो परिनालिका कहलाएगा। क्या कहलाएगा सर जी? परिनालिका कहलाएगा। तांबे का तार बेलनाकार लपेटना है, कैसे लपेटू? लपेट लपेट के मुंह लपेट जैसा हो चुका है अब तक। तांबे के तार को बेलनाकार जैसे आकृति में लपेटना है, उसको परिनालिका कहते हैं। और इसका इस्तेमाल इलेक्ट्रिक डिवाइस में बहुत ज्यादा किया जाता है। तो पॉइंट नंबर 13 पे आ जाए बेटा। पॉइंट नंबर 13, परिनालिका के गुणधर्म। पॉइंट नंबर 13 में पढ़ा रहा हूं बेटा कि परिनालिका, ये जो अभी अभी आपने परिनालिका पढ़ी है ना, ये अभी अभी जो आपने परिनालिका पढ़ी है ना, इसके कौन कौन से गुणधर्म होते हैं? तो लिखिए परिनालिका के गुणधर्म। परिनालिका के गुणधर्म, कि परिनालिका के कौन कौन से गुणधर्म होते हैं? प्रॉपर्टीज ऑफ सोलेनॉइड। पॉइंट नंबर 13 पे आ गए, क्वेश्चन नंबर 13 कि परिनालिका की कौन कौन सी खासियत होती है? तो पहली खासियत, परिनालिका का चुंबकीय क्षेत्र, जो परिनालिका चुंबकीय क्षेत्र बनाता है वो बिल्कुल छड़ चुंबक के जैसा होता है। छड़ चुंबक मतलब बार मैग्नेट। परिनालिका का चुंबकीय क्षेत्र बिल्कुल छड़ चुंबक जैसा होता है, बार मैग्नेट। मैग्नेट जो नेचुरल मैग्नेट होता है इस प्रकार का, जो चैप्टर के स्टार्टिंग में हमने बात की थी, बार मैग्नेट, नॉर्थ एंड साउथ वाले, ये वाले। तो परिनालिका का चुंबकीय क्षेत्र कैसा होता है? छड़ चुंबक के जैसा होता है। पहला, परिनालिका की पहली विशेषता। दूसरी विशेषता, परिनालिका के अंदर, परिनालिका के अंदर
चुंबकीय क्षेत्र समांतर रहता है, ऐसे सीधी सीधी लाइन होती है। परिनालिका के अंदर चुंबकीय क्षेत्र समांतर रहती है। परिनालिका के अंदर चुंबकीय क्षेत्र समांतर रहती है। तो यही दूसरा पॉइंट हम पढ़ने वाले हैं कि परिनालिका के अंदर जो चुंबकीय क्षेत्र होता है वो एक समान है तथा समांतर रेखाओं के द्वारा दर्शाया जाता है। भैया ये भी तो मैं भी तो यही कह रहा हूं। पहला पॉइंट मैंने आपसे क्या बताया कि परिनालिका का जो चुंबकीय क्षेत्र होता है वो छड़ चुंबक जैसा होता है। दूसरा मैंने आपको बताया कि परिनालिका के अंदर, अगर परिनालिका के अंदर की बात करें, परिनालिका के अंदर जो चुंबकीय क्षेत्र होता है वो एक समान होता है और समांतर रेखाओं द्वारा, पैरेलल लाइंस द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है। समांतर रेखाओं द्वारा इसको दर्शाया जाता है। तो दो बातें समझ में आ गई परिनालिका के बारे में। थर्ड, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या होती है परिनालिका के अंदर? तो परिनालिका के बाहर, परिनालिका के बाहर चुंबकीय क्षेत्र उत्तर से दक्षिण की ओर जाती है, नॉर्थ से साउथ की तरफ जाती है। परिनालिका के बाहर, परिनालिका के बाहर, परिनालिका के बाहर मतलब ये परिनालिका है, इसके बाहर, परिनालिका के बाहर, परिनालिका तो ये है, इसके बाहर का जो चुंबकीय क्षेत्र है, जो बाहर चुंबकीय क्षेत्र जाता है वो कौन सी दिशा में जाता है? वो जाता है उत्तर से दक्षिण, नॉर्थ से साउथ। लेकिन परिनालिका के अंदर, परिनालिका के अंदर जो चुंबकीय क्षेत्र है वो दक्षिण से उत्तर की ओर जाता है। परिनालिका के अंदर चुंबकीय क्षेत्र दक्षिण से उत्तर की ओर तरफ जाता है। कई बार 1 मार्क्स में ये तक पूछ लेते हैं कि परिनालिका के अंदर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या होती है। परिनालिका के बाहर, शायद आपको यूट्यूब वगैरह में आया भी हो, चेक कर लेना कभी। परिनालिका के अंदर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या है, परिनालिका के बाहर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या है? तो परिनालिका के बाहर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा उत्तर से दक्षिण है और परिनालिका के अंदर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा दक्षिण से उत्तर है। तो ये थर्ड पॉइंट था बेटा। फर्स्ट पॉइंट मैंने आपको ये बताया, ये पहला पॉइंट था हमारा, ये ये पहला पॉइंट था हमारा, ये सेकंड पॉइंट था हमारा और ये थर्ड पॉइंट है। थर्ड पॉइंट के दो बातें, परिनालिका के अंदर, परिनालिका के बाहर। नाउ अगर हम परिनालिका का उपयोग किसी चुंबकीय पदार्थ जैसे नर्म लोहे को चुंबक बनाने में किया जाता है, जी हाँ, ये हमारा परिनालिका है। दिस इज कॉल्ड सोलेनॉइड। ध्यान से सुनना मेरी बात को, अब फीलिंग में आके समझना, बिल्कुल फीलिंग में आके मजा आएगा। ये कौन है? सर परिनालिका है, आपने ही बताया। अगर परिनालिका के अंदर हम नर्म लोहे को डाल देंगे, परिनालिका के अंदर किसको डाल देंगे बेटा? नर्म लोहा, सॉफ्ट आयरन। परिनालिका के अंदर अगर नर्म लोहा डाल देंगे, सॉफ्ट आयरन डाल देंगे और इलेक्ट्रिक करंट प्रोवाइड करेंगे, विद्युत धारा प्रोवाइड करेंगे, तो ये चुंबक की तरह काम करेगा। ये नर्म लोहा मैग्नेट की तरह काम करेगा। कब तक? जब तक इसमें करंट है। करंट बंद, मैग्नेटिक पावर बंद। परिनालिका के अंदर अगर हम नर्म लोहे को डाल दें तो ये नर्म लोहा चुंबक की तरह काम करता है, मैग्नेट की तरह काम करता है। छूना मत, मैग्नेट है ना, कभी नहीं बोल सकते, किसी के लिए नहीं बोल सकते, इसलिए खतरनाक है, छू नहीं सकते आप लोग। तो परिनालिका के अंदर अगर हम नर्म लोहे को डाल देंगे तो ये चुंबक की तरह काम करेगा जब तक करंट है। करंट बंद कर दो, फिर आराम से, इलेक्ट्रिशियन नहीं आते, छूते जो मर्जी करो, तोड़ो फोड़ो, मम्मी तुम्हें तोड़ेगी फिर। तो परिनालिका के अंदर अगर हम नर्म लोहे को डाल दें तो ये चुंबक की तरह काम करने लगता है जब तक करंट होता है, इसमें ये चुंबक है। करंट बंद, चुंबकीय पावर बंद। इसको हम विद्युत चुंबक कहते हैं, जो हम आगे पढ़ने वाले हैं। तो ये परिनालिका की चौथी खासियत, फोर्थ पॉइंट हो गया बेटा। तो परिनालिका के बारे में मैंने 4 बातें आपको बताई है। पहला पॉइंट, परिनालिका का जो चुंबकीय क्षेत्र होता है वो छड़ चुंबक जैसा होता है। सेकंड पॉइंट, परिनालिका के अंदर चुंबकीय क्षेत्र एक समान होता है और समांतर रेखाओं द्वारा दर्शाया जाता है। थर्ड पॉइंट, परिनालिका के बाहर चुंबकीय क्षेत्र उत्तर से दक्षिण की ओर जाता है, परिनालिका के अंदर चुंबकीय क्षेत्र दक्षिण से उत्तर की ओर जाता है। अगर परिनालिका का उपयोग किसी चुंबकीय पदार्थ जैसे नर्म लोहे को चुंबक बनाने में किया जाता है, नर्म लोहे का इस्तेमाल चुंबक बनाने में किया जाता है परिनालिका के अंदर रखकर। ये क्या है? परिनालिका, इसमें क्या रखा हमने? नर्म लोहा,
तो ये चुंबक की तरह काम करेगा, ये चुंबक बन सकता है। तो इस प्रकार से हमने परिनालिका की 4 बातें याद रखनी है। ठीक है बेटा, जल्दी से नोट डाउन कर लो, अगले पॉइंट पे आते हैं। नाउ पॉइंट नंबर 14 स्टार्ट करते हैं बेटा। विद्युत चुंबक क्या होता है? विद्युत चुंबक की आपकी परिभाषा पूछा जाता है कि भाई विद्युत चुंबक से आप क्या समझते हैं। विद्युत चुंबक समझने के लिए पहले आपको एक थोड़ा सा समझना पड़ेगा कि मान लीजिए हमारे पास एक लोहा है, ठीक है, इस मार्कर को ही लोहे समझ लेते हैं कि भाई ये लोहा है। इस लोहे के ऊपर हमने क्या करा, तार को लपेट दिया, तांबे के तार को लपेट दिया। ध्यान सुनना बेटा, जो परिनालिका हमने अभी अभी पढ़ा था, लोहे के ऊपर जब हम विद्युत तार को लपेट देंगे और करंट प्रोवाइड करेंगे, तो अभी अभी मैंने आपको समझाया था कि ये चुंबक की तरह काम करेगा। तो चुंबक क्यों बना? विद्युत धारा के कारण बना ना। चुंबक क्यों बना? विद्युत धारा के कारण बना। तो इसी को बच्चों इलेक्ट्रोमैग्नेट, विद्युत चुंबक कहते हैं, क्योंकि विद्युत के कारण चुंबक बना। ये लोहा है, लोहे के ऊपर हमने तार लपेट दिया। ये क्या है हमारे पास? लोहा। लोहे के ऊपर हमने क्या करा? तार लपेट दिया, तांबे के तार को लपेट दिया, करंट स्टार्ट कर दिया। तो ये चुंबक के रूप में काम करेगा। इस बात से सहमत हो? अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था। तो ये चुंबक क्यों बना? विद्युत के कारण बना ना, इसलिए इसका नाम पड़ गया विद्युत चुंबक, इलेक्ट्रोमैग्नेट, बिकॉज इट इज मेड बाय इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रोमैग्नेट, इलेक्ट्रिसिटी से मैग्नेट बना रहे हो आप, इसलिए इलेक्ट्रोमैग्नेट, विद्युत चुंबक। तो यही चीज यहां पर लिखवाने की कोशिश की गई है। तो आपके एग्जाम में पूछा जाएगा कि सर जी विद्युत चुंबक से आप क्या समझते हैं? विद्युत चुंबक क्या होता है और कैसे बनाया जाता है? तो लिखिए आंसर। विद्युत धारा के प्रवाह से लोहे में चुंबक उत्पन्न होता है। विद्युत धारा के प्रवाह से लोहे में चुंबक की गुण उत्पन्न होते हैं। इसे ही हम विद्युत चुंबक या इलेक्ट्रोमैग्नेट कहते हैं। सिंपल, सबसे सिंपल डेफिनेशन हो सकती है। गूगल पे, विकिपीडिया पे भी आपको यही आंसर मिलेगा। तो क्योंकि ये चुंबक तभी बन रहा है जब इसमें विद्युत डाल रहे हैं। ये लोहा है, लोहे पे हमने तांबे की तार को लपेट दिया और करंट स्टार्ट कर दिया, तो ये चुंबक है। तो विद्युत धारा के प्रवाह के कारण ये चुंबक बन रहा है, इसलिए बच्चों उसको विद्युत चुंबक कहते हैं। और ये कैसे बना? बना कैसे? तो इसके लिए पॉइंट नंबर 1 तो ये लिख लोगे आप। पॉइंट नंबर 2 क्या लिखोगे? इसके लिए लोहे पर तार लपेटकर, ये लोहा है, लोहे पर तार लपेटकर उस तार से विद्युत धारा बहाकर, अब जो तार लपेटा है उसमें करंट फ्लो कर दो, लोहे को चुंबक गुण आ जाएगा, यानी लोहे के अंदर चुंबक के गुण आ जाएंगे। तो जब किसी लोहे पर तांबे के तार को लपेटकर यानी परिनालिका बनाकर करंट स्टार्ट करते हैं, तो परिनालिका के अंदर जो लोहा है इसके अंदर चुंबक के गुण उत्पन्न हो जाते हैं, इसलिए इसको विद्युत चुंबक के नाम से जाना जाता है। एक बात आपको यहां समझना है कि विद्युत चुंबक को ही, जो आप पढ़ रहे हो विद्युत चुंबक, जो आप विद्युत चुंबक इलेक्ट्रोमैग्नेट पढ़ रहे हो बेटा, इस इलेक्ट्रोमैग्नेट को हम टेम्पररी मैग्नेट, अस्थाई चुंबक कहते हैं। इसको बेटा अस्थाई चुंबक के नाम से जाना जाता है। अस्थाई चुंबक कहते हैं, टेम्पररी मैग्नेट। अस्थाई चुंबक, टेम्पररी क्या होता है? कुछ समय के लिए, तो इसको टेम्पररी मैग्नेट बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये तभी तक मैग्नेट है ना जब तक इसमें करंट है। करंट बंद कर देंगे, मैग्नेटिक पावर गई, इसलिए ये टेम्पररी मैग्नेट है। एक होता है परमानेंट मैग्नेट, जिसे बोलता है स्थायी चुंबक, ये अस्थायी चुंबक है। इलेक्ट्रोमैग्नेट जो विद्युत चुंबक मैं आपको बार बार कह रहा हूं, ये अस्थायी चुंबक है, क्योंकि जब तक करंट है ये तभी तक चुंबक है। करंट को बंद कर दिया, चुंबक के गुण गए। तो अब हम पढ़ेंगे परमानेंट मैग्नेट कैसे बनाया जाए। तो पॉइंट नंबर ये आपका 14 था। अब हम पढ़ेंगे बेटा 15 टॉपिक। लिखिए टॉपिक नंबर 15, अस्थाई चुंबक। अस्थाई चुंबक। तो सर स्थायी चुंबक कैसे बनता है? सब कुछ सेम रहेगा, परिनालिका भी वही रहेगी। मान लीजिए हमारी परिनालिका है, जब परिनालिका के अंदर लोहा न डालकर, नर्म लोहा न डालकर किसी एलॉय का इस्तेमाल करते हैं, जब परिनालिका के अंदर किसी हम उपधातु का इस्तेमाल करते हैं, उपधातु या मिश्र धातु का इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि
कार्बन स्टील, जैसे कि एक उपधातु होता है बेटा कार्बन स्टील, या मिश्र धातु आप लिख सकते हो, एक मिश्र धातु होता है बेटा कार्बन स्टील, या फिर क्रोमियम स्टील, क्रोमियम स्टील, क्रोमियम स्टील, क्रोमियम स्टील। एक होता है बेटा एल्निको, एल्निको, ये मिश्र धातु हैं। तो जब कच्चा लोहा की जगह, नर्म लोहे की जगह किसी मिश्र धातु का उपयोग किया जाता है परिनालिका के अंदर, जब परिनालिका के अंदर नर्म लोहे की जगह मिश्र धातु का उपयोग किया जाता है, जैसे कि कार्बन स्टील, क्रोमियम स्टील, एल्निको, इनका इस्तेमाल किया जाता है, तो ये परमानेंट मैग्नेट बन जाता है। केवल एक बार इसको मैग्नेट बनाने की जरूरत है, फिर ये लाइफ टाइम मैग्नेट रहेगा, ये लाइफ टाइम मैग्नेट रहेगा। इसको बार बार करंट देने की जरूरत नहीं है, एक बार करंट देकर इसको मैग्नेटिक पावर आ जाएगी इसके अंदर, फिर ये परमानेंट मैग्नेट रहेगा। तो अस्थाई चुंबक बनाने के लिए क्या करेंगे? अस्थाई चुंबक बनाने के लिए हम लोग जब परिनालिका के अंदर, जब परिनालिका के अंदर, जब परिनालिका के अंदर नर्म लोहे की जगह, नर्म लोहे के स्थान पर, नर्म लोहे के स्थान, नर्म लोहे के स्थान पर मिश्र धातु, मिश्र धातु जैसे कि कार्बन स्टील, कार्बन स्टील, क्रोमियम स्टील, क्रोमियम स्टील, क्रोमियम स्टील, एल्निको, एल्निको का प्रयोग किया जाता है, प्रयोग किया जाता है, तो वह अस्थाई चुंबक का निर्माण जब परिनालिका के अंदर, जब परिनालिका के अंदर, जब परिनालिका के अंदर नर्म लोहे के स्थान पर मिश्र धातु कार्बन स्टील, क्रोमियम स्टील, एल्निको का प्रयोग किया जाता है, तो वह स्थायी चुंबक का निर्माण करता है। ये आपको लिखना है बेटा स्थायी चुंबक के अंदर। अस्थाई चुंबक के अंदर आपको ये बातें नोट करनी है, और आई होप मैं आपको समझा भी पाया हूंगा। केवल फर्क इतना है, केवल इतना सा डिफरेंस है बच्चों, कि जब हम अस्थाई चुंबक की बात करते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेट की बात करते हैं, विद्युत चुंबक की बात करते हैं, तो वहां पर हम नर्म लोहे का इस्तेमाल करते हैं, परिनालिका के अंदर नर्म लोहा इस्तेमाल करते हैं। लेकिन स्थायी चुंबक बनाने के लिए, अस्थाई चुंबक बनाने के लिए हम लोग परिनालिका के अंदर किसी न किसी मिश्र धातु का उपयोग करते हैं, जैसे कार्बन स्टील, क्रोमियम स्टील, एल्निको, ये सब मिश्र धातु होती है, परिनालिका के अंदर इनका इस्तेमाल किया जाता है। तो एक बार इनको करंट दे दो, ये मैग्नेट बन जाएगा, एक बार अच्छे से करंट दे दो, ये मैग्नेट बन जाएगा, फिर ये परमानेंट मैग्नेट ही रहेगा, इनकी मैग्नेटिक पावर खत्म नहीं होगी, और खत्म भी होगी तो बहुत बाद खत्म होगी धीरे धीरे, इसलिए इनको परमानेंट मैग्नेट कहते हैं। तो परमानेंट मैग्नेट के अंदर ये आपको डेफिनेशन लिख के आनी है, अस्थाई चुंबक। तो यहां मुझे लगता है कि आपको दो प्रकार के चुंबक के बारे में पता लग गया होगा, एक होता स्थायी चुंबक और एक होता अस्थाई चुंबक। अस्थाई चुंबक जो मैंने अभी भी आपको बताया परिभाषा, और अस्थाई चुंबक, ये विद्युत चुंबक को अस्थाई चुंबक कहते हैं। इसलिए कई बुक में आप ये देखोगे कि विद्युत चुंबक को अस्थाई चुंबक का नाम भी दिया गया है। तो एक ही बात है, क्योंकि विद्युत चुंबक से अस्थाई चुंबक का निर्माण बनता है, और जबकि स्थायी चुंबक के बारे में अभी भी आपको बताया कि मिश्र धातु का उपयोग किया जाता है। अब मैं आपको नेक्स्ट पॉइंट में इन दोनों में डिफरेंस बताने वाला हूं कि विद्युत चुंबक और स्थायी चुंबक में डिफरेंस क्या है, अंतर क्या है। तो अगला हेडिंग डालिए बेटा, जो कि हमारा पॉइंट नंबर होगा 16। लिखिए बेटा पॉइंट नंबर 16, देखिए टेबल बना हुआ आपके लिए प्रॉपर, कि विद्युत चुंबक और स्थायी चुंबक में क्या अंतर है। एग्जाम में आपसे पूछा जाता है
कि विद्युत चुंबक और अस्थायी चुंबक में क्या अंतर है। क्योंकि मैंने अभी अभी आपको बताया कि विद्युत चुंबक को अस्थायी चुंबक कहते हैं, इसको अस्थायी चुंबक के नाम से जाना जाता है। विद्युत चुंबक को अस्थायी चुंबक कहते हैं बेटा। तो विद्युत चुंबक और स्थायी चुंबक में अंतर क्या है, डिफरेंस क्या है। तो पहला अंतर, यह अस्थायी चुंबक होता है, अतः आसानी से चुंबक तो समाप्त हो सकता है। करंट को बंद कर देंगे, चुंबक की पावर गई। आसानी से चुंबक समाप्त नहीं किया जा सकता। आप बंद कर दो कोई बात नहीं, ये मैग्नेट परमानेंट रहेगा, लॉन्ग पीरियड तक रहेगा इसका मैग्नेटिक पावर। स्थायी चुंबक है ये। इसकी शक्ति बदली जा सकती है, हाँ जी हाँ, इसकी पावर को हम बढ़ा और घटा सकते हैं। जो विद्युत चुंबक होता है इसकी पावर को हम अपने अकॉर्डिंग बढ़ा भी सकते हैं और घटा भी सकते हैं। जबकि स्थायी चुंबक में जो एक बार पावर आ गई वो वही पावर रहेगी, तो शक्ति निश्चित होती है, ना ये बढ़ सकता ना घट सकता। ध्रुवीयता बदली जा सकती है, इसके ध्रुव को हम बदल सकते हैं। ध्रुव मतलब कौन, नॉर्थ पोल साउथ पोल, याद है दो पोल थे, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। तो हम इसके ध्रुव को जब मर्जी बदल सकते हैं। जो विद्युत चुंबक है इसके जो पोल होते हैं उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव, इसको हम जब मर्जी बदल सकते हैं। लेकिन जो बच्चों स्थायी चुंबक होता है इसके ध्रुवीय नहीं बदले जा सकते, इसका पोल चेंज नहीं होता, फिक्स होता है नॉर्थ पोल साउथ पोल स्थायी चुंबक का। जबकि अस्थायी चुंबक का पोल हम बदल सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। फोर्थ, यह अधिक शक्तिशाली होता है। जो विद्युत चुंबक होता है बेटा वो ज्यादा पावरफुल होता है, अधिक शक्तिशाली होता है। जबकि ये कमजोर चुंबक होता है। जो स्थायी चुंबक होता है ये वीक होता है, कमजोर होता है। तो ये दोनों डिफरेंस आपको याद रखने हैं कि विद्युत चुंबक और स्थायी चुंबक में क्या क्या अंतर है। मैं लास्ट बार आपको बताता हूं। विद्युत चुंबक ये अस्थायी चुंबक बनाता है, ये स्थायी चुंबक बनाता है। इसका चुंबक तुरंत खत्म हो जाएगा इलेक्ट्रिसिटी बंद करते ही, ये लॉन्ग पीरियड तक रहता है इसका चुंबक पावर। सेकंड, मैंने आपको बताया इसकी शक्ति को हम बढ़ा और घटा सकते हैं, इसमें ऐसा नहीं कर सकते आप। इसके ध्रुव को हम अपने अकॉर्डिंग बदल सकते हैं, इसके ध्रुव को नहीं बदल सकते। ये ज्यादा पावरफुल होता है, ये कम पावरफुल होता है। इवन हम इसको टच भी नहीं कर सकते, इतना खतरनाक है, डेंजरस होता है ये डेंजरस होता है, इसको छू नहीं सकते हम लोग। जबकि जो अस्थायी चुंबक होता है इसको आसानी से छू क्या, खेल लो, क्या दिक्कत है, एक बार चुंबक बनाने के बाद खेलते रहो, कोई परेशानी नहीं है। तो दो में डिफरेंस समझ में आ गया बेटा। अगले पॉइंट पे आ सकता हूं मैं। नाउ नेक्स्ट पॉइंट क्या है, जो कि पॉइंट नंबर होगा 17, कि किसी चुंबकीय क्षेत्र में किसी विद्युत धारावाही चालक पर बल, ये हेडिंग है बेटा। और मुझे पता है कि हेडिंग से आपको कुछ समझ में नहीं आएगा क्या हेडिंग, जब तक मैं आपको समझाऊंगा नहीं, इसे समझना जरूरी है चैप्टर। किसी चुंबकीय क्षेत्र में, मान लीजिए चुंबकीय क्षेत्र है, ये चुंबकीय क्षेत्र है और इसके अंदर चालक हमने डाल दिया, ये चालक है, कंडक्टर है, तार है, आप ये समझ लो तार है, या लोहे का रॉड है। चुंबकीय क्षेत्र में जब किसी चालक को डाल दिया जाता है तो चालक पर कितना बल लगता है, यही हेडिंग है। चुंबकीय क्षेत्र में, ये रहा चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र में किसी धारावाही चालक पर बल, ये रहा चालक, कि चालक पर कितना बल लगता है। तो ये रूल हमें दिया था आंद्रे मैरी एम्पियर नाम के साइंटिस्ट ने, इसलिए इसको एम्पियर्स लॉ भी बोलते हैं। पॉइंट नंबर 17 जो आप पढ़ रहे हो इसमें हम ये पढ़ने वाले हैं कि मान लीजिए ये चुंबकीय क्षेत्र है और इसके बीच में चालक है, चुंबकीय क्षेत्र के अंदर एक चालक है। तो एक वैज्ञानिक थे आंद्रे मैरी एम्पियर, जो चैप्टर 12 में आपको बताया था, जिसने एम्पियर्स लॉ दिया था जिन्होंने। तो आंद्रे मैरी एम्पियर भाई साहब ये कहते हैं कि जितना बल चुंबकीय क्षेत्र चालक पे लगाता है उतना ही बल चालक चुंबकीय क्षेत्र के ऊपर लगाता है। जितना बल चुंबकीय क्षेत्र, ये चुंबकीय क्षेत्र है, जितना बल चुंबकीय क्षेत्र चालक के ऊपर लगाएगा उतना ही बल चालक चुंबकीय क्षेत्र के ऊपर लगाएगा। ये रूल आंद्रे मैरी एम्पियर जी का दिया हुआ है, इसलिए इसे एम्पियर्स लॉ भी बोलते हैं कई बार। तो पॉइंट नंबर 17 हम यही पढ़ने वाले हैं बेटा। देखिए इन्होंने क्या कहा था। पहला पॉइंट, आंद्रे मैरी एम्पियर ने प्रस्तुत किया कि चुंबक भी किसी विद्युत धारावाही चालक पर परिमाण में समान परंतु विपरीत दिशा में बल आरोपित करती है। इसका यह मतलब है कि चुंबकीय क्षेत्र के अंदर जब हम किसी चालक को रख देंगे
तो जितना बल चुंबकीय क्षेत्र चालक के ऊपर लगाएगा उतना ही विपरीत बल चालक चुंबकीय क्षेत्र के ऊपर भी लगाएगा। ये एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे, लंबवत होंगे। पॉइंट नंबर 2 आपसे यही कहेगा। चालक में विस्थापन उस समय अधिकतम होता है जब विद्युत धारा की दिशा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के लंबवत होती है, परपेंडिकुलर होती है। यानी चालक द्वारा लगने वाला बल और चुंबकीय क्षेत्र द्वारा लगने वाला बल जब एक दूसरे पे परपेंडिकुलर होगी, लंबवत होगी, तो सबसे ज्यादा फोर्स लगेगा। चुंबकीय क्षेत्र द्वारा लगने वाला बल और चालक द्वारा लगने वाला बल जब एक दूसरे पे परपेंडिकुलर होगा तो मैक्सिमम फोर्स लगता है, सबसे अधिक बल लगता है उस समय। क्वेश्चन क्या पूछेगा बेटा? चुंबकीय क्षेत्र में, ये रहा चुंबकीय क्षेत्र, किसी धारावाही चालक पर, ये रहा चालक, इसके ऊपर बल, चुंबकीय क्षेत्र में चालक के ऊपर बल। तो कॉन्सेप्ट ये कहता है कि जितना बल चुंबकीय क्षेत्र चालक पे लगाएगा उतना ही बल चालक चुंबकीय क्षेत्र के ऊपर लगाएगा। और जब ये बल एक दूसरे पे लंबवत होंगी, परपेंडिकुलर होंगी, तो मैक्सिमम फोर्स लगेगा, सबसे अधिक प्रबल बल लगेगा। इसे आंद्रे मैरी एम्पियर्स लॉ भी कहते हैं, जिसे हम इस डायग्राम से रिप्रेजेंट करके समझा सकते हैं कि चुंबकीय क्षेत्र के अंदर जब चालक को रखा जाता है तो चुंबकीय क्षेत्र जितना चालक पे बल लगाएगा उसी का परपेंडिकुलर फोर्स चालक चुंबकीय क्षेत्र पे भी लगाएगा। ये आपके बुक में भी डायग्राम बना हुआ है, आप चाहो तो बना लेना, बना डायग्राम बनाने के लिए नहीं आता एग्जाम के अंदर। नाउ उसके बाद पॉइंट नंबर 18 आता है बेटा, फ्लेमिंग का बाम हस्त नियम, बायां हाथ नियम। फ्लेमिंग का बाम हस्त नियम, ये वाला लॉ, फ्लेमिंग का बाम हस्त नियम, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, फ्लेमिंग का बायां हाथ नियम, बायां हाथ, आपका बायां हाथ ये वाला होगा, लेफ्ट हैंड रूल, फ्लेमिंग का बायां हाथ नियम। फ्लेमिंग का बायां हाथ नियम बड़ा इंटरेस्टिंग है। फ्लेमिंग ने एक रूल, फ्लेमिंग साइंटिस्ट का नाम है यहां पर, उन्होंने एक लेफ्ट हैंड रूल दिया था जो बहुत फेमस हुआ है और लगभग सभी इलेक्ट्रिक डिवाइस में इसका इस्तेमाल किया जाता है, फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल। इसमें आपको दो बातें समझनी पड़ेगी। पहला, जब हम अपने अंगूठा, मान लीजिए ये अंगूठा है, ये अंगूठा है, जब हम अपने अंगूठा तर्जनी, ये है ना, ये इधर आएगा शायद, हटा दो बेटा एक मिनट, अंगूठा इधर ले लेते हैं, ये अंगूठा इधर, जब हम अपने अंगूठा, जब हमने अंगूठा तर्जनी और मध्य उंगली को, मध्य उंगली को एक दूसरे के लंबवत रखते हैं, जब हम अपने अंगूठा तर्जनी और मध्य उंगली को एक दूसरे के लंबवत रखते हैं, परपेंडिकुलर रखते हैं, परपेंडिकुलर जरूर बोलना, लंबवत रखते हैं, पहला पॉइंट यही है, पहला पॉइंट यही है, उसके बाद कुछ और बोलना है। सॉरी बच्चों, जब हम अपने अंगूठा तर्जनी और मध्य उंगली को एक दूसरे के लंबवत रखते हैं तो जो अंगूठा है, जो अंगूठा है वो चालक के बल को प्रदर्शित करता है, चालक के बल को प्रदर्शित करता है। तर्जनी, तर्जनी चालक के चुंबकीय क्षेत्र को प्रदर्शित करता है, चालक के चुंबकीय क्षेत्र को प्रदर्शित करता है। और मध्य उंगली चालक के विद्युत धारा को प्रदर्शित करता है, मध्य उंगली चालक के विद्युत धारा को रिप्रेजेंट करता है। तो दो बातें लिखनी है, एक जो मैंने रेड कलर में लिखा है और एक जो मैंने ब्लैक कलर में लिखा है, जानबूझ के लिखा है ताकि आपको दोनों बातें याद हो जाएं। पहला पॉइंट, जब हम अपने अंगूठा तर्जनी मध्य उंगली को एक दूसरे के लंबवत रखते हैं तो अंगूठा चालक के बल को दिखाता है, पहला पॉइंट ये ले, लंबवत लिखते हैं, पहला पॉइंट वो, ध्यान ध्यान सुनिए, रेड कलर वाला पहला पॉइंट है आपका। जब हम अपने अंगूठा तर्जनी और मध्य उंगली को एक दूसरे के लंबवत रखते हैं, पहला पॉइंट खत्म, रेड कलर खत्म। अब ब्लैक वाला, तो अंगूठा चालक के बल को दिखाता है,
तर्जनी चालक के चुंबकीय क्षेत्र को दिखाता है और मध्य उंगली चालक के विद्युत धारा को रिप्रेजेंट करता है। इसे फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल कहते हैं। जो 2 पॉइंट में आपको याद रखना है, एक रेड कलर वाला जो एक दूसरे के लंबवत होते हैं, परपेंडिकुलर वाला कॉन्सेप्ट, और फिर ये ब्लैक कलर वाला कि कौन किसको रिप्रेजेंट करता है। यही चीज आपको यहां पर एक्सप्लेन करना है। देखिए आंसर क्या लिखेंगे। पहला पॉइंट, अपने हाथ की तर्जनी, मध्यमा तथा अंगूठे को इस प्रकार फैलाइए कि ये तीनों एक दूसरे के लंबवत हों। देखिए पहला पॉइंट आ गया, एक दूसरे के लंबवत हों, एक दूसरे के परपेंडिकुलर हों। अंगूठा, तर्जनी और मध्य उंगली एक दूसरे के परपेंडिकुलर होना चाहिए, लंबवत होना चाहिए, तो ही रूल लागू होता है ये वाला जो मैं आपको इतनी तरह समझा रहा हूं। अगर अंगूठा, तर्जनी और मध्य उंगली एक दूसरे के परपेंडिकुलर होगा तो अंगूठा रिप्रेजेंट करता है चालक के बल को, तर्जनी रिप्रेजेंट करता है चालक के चुंबकीय क्षेत्र को, और मध्य उंगली रिप्रेजेंट करता है चालक के विद्युत धारा को। यही 2 पॉइंट मैं आपको तब से समझा रहा हूं। तो पहला पॉइंट तो आपने लिख लिया, लंबवत होता है। सेकेंड पॉइंट, यदि तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र जो मैंने आप सभी कहा था, मध्य प्रभावित विद्युत धारा की दिशा, मध्य उंगली विद्युत धारा की दिशा को संकेत करती है, तो अंगूठा चालक की गति की दिशा या चालक के बल की दिशा की ओर संकेत करेगा। बच्चों ये 2 पॉइंट आपको लिखना है। इसे हम बोलते हैं फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल। क्या आपको याद रहेगा? फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल याद रहेगा बेटा? फ्लेमिंग का बाम हस्त नियम कहते हैं इसको। क्लियर हो गया? समझ में आ गया बेटा? फ्लेमिंग का बायां हाथ नियम समझ में आ गया? अभी दायां हाथ भी आएगा। अभी आपने बायां सीखा, अभी थोड़ी देर बाद दायां भी आएगा। आगे बढ़ जाते हैं। ये आपका पॉइंट नंबर 18 था। नाउ पॉइंट नंबर 19, विद्युत मोटर क्या होता है? फ्लेमिंग के बायां हाथ नियम के बाद ही विद्युत मोटर की खोज हो पाई। तो सर ये विद्युत मोटर क्या होता है? विद्युत मोटर एक ऐसा यंत्र है, डिवाइस है, करंट आप जैसे स्टार्ट करोगे वो घूमने लगता है। आपने देखा होगा मोटर आपके घर में लगा हुआ है, करंट दो घूमना स्टार्ट। तो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदल देता है, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदल देता है विद्युत मोटर। तो परिभाषा देखिए, मोटर एक ऐसी घूर्णन युक्ति है जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित, रूपांतरित कर देती है। पॉइंट नंबर 90 समझ में आ गया बेटा? कौन होता है विद्युत मोटर? विद्युत मोटर वो यंत्र है जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदल देता है। आप रट क्यों रहे हो? घर का मोटर आपने स्टार्ट नहीं किया कभी? बिना इलेक्ट्रिसिटी के स्टार्ट हुआ कभी नहीं ना। करंट स्टार्ट, घूमना स्टार्ट, करंट विद्युत धारा, घूमना यांत्रिक ऊर्जा। तो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है विद्युत मोटर। अब इसका उपयोग क्या है? ये पॉइंट नंबर 20 होगा हमारा। पॉइंट नंबर 20 मैं यहां लिख देता हूं बेटा, विद्युत मोटर के उपयोग। पॉइंट नंबर 20 हमारा होगा बेटा, विद्युत मोटर के उपयोग। विद्युत मोटर के उपयोग क्या हैं, यूजेस क्या हैं? तो घरों में ऐसी बहुत सारे डिवाइसेस के नाम आप दे सकते हो जहां विद्युत मोटर का इस्तेमाल किया जाता है। जैसे कि फैन हो गया, पंखा हो गया, आपके घरों में कूलर का इस्तेमाल होता होगा, ग्राइंडर का इस्तेमाल होता होगा, मिक्सर का इस्तेमाल होता होगा, वॉशिंग मशीन का इस्तेमाल होता होगा। इन सब MP3, इवन जो MP3 होता है उसमें भी CD वगैरह को डालते हैं, DVD प्लेयर में, लैपटॉप में वगैरह होते हैं ना CD को डालते हैं। तो इन सब में मोटर का इस्तेमाल हो रहा है आजकल। तो AC वगैरह, AC में, रेफ्रिजरेटर में, सब में मोटर का इस्तेमाल होता है लगभग। तो आपसे पूछा जाएगा कि भाई मोटर का इस्तेमाल कहाँ कहाँ है, तो आप इनमें से 4-5 एग्जाम्पल कोई भी याद कर सकते हो। तो पॉइंट नंबर 20 ये लिखना बेटा, विद्युत मोटर का उपयोग। तो विद्युत मोटर का उपयोग विद्युत पंखों में, रेफ्रिजरेटरों में, वॉशिंग मशीन में, विद्युत मिश्रकों में, MP3 प्लेयर आदि में किया जाता है। लीजिए आपका आंसर आ गया। पॉइंट नंबर 21 कि विद्युत मोटर का सिद्धांत बताइए। विद्युत मोटर का सिद्धांत बताइए कि विद्युत मोटर का क्या सिद्धांत है। यह क्वेश्चन बहुत ज्यादा एग्जाम में पूछा जाता है।
कि एक विद्युत मोटर कौन से सिद्धांत पे काम करता है, इसका प्रिंसिपल क्या है। बहुत ज्यादा एग्जाम में आता है क्वेश्चन कि व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रिक मोटर, विद्युत मोटर का सिद्धांत क्या है, ये कौन से सिद्धांत पे काम करता है। तो ये विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव के सिद्धांत पे काम करता है। विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव, जो चैप्टर का नाम है आपका, चैप्टर का नाम क्या था सर, वो तो भूल गए चैप्टर में खो गए ना, चैप्टर में खो गए ना, भूल गए ना चैप्टर का नाम। यही मैंने आपसे प्रॉमिस किया था, ढंग से अगर वीडियो कान में लीड लगा के सुनोगे तो चैप्टर में खो दोगे। खुला दूंगा मैं आपको चैप्टर में, खो खत्म, कॉन्सेप्ट को समझो, डीप में चले जाओगे एकदम मेरे साथ। वापस आ जाते हैं फ्लैशबैक होकर। विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव था चैप्टर का नाम, उसके सिद्धांत पे काम करता है। तो एग्जाम में पूछता है कि विद्युत मोटर का कौन से सिद्धांत पे काम करता है। तो देखिए, विद्युत मोटर विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव का उपयोग करती है, यही मैंने आपसे कहा, विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव का इस्तेमाल करता है। अगर 1 नंबर में आए तो यही लिख देना, 2 से 3 नंबर में आए तो ऐड कर देना इसमें थोड़ा सा। जब किसी धारावाही आयताकार कुंडली को चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है, मान लीजिए चुंबकीय क्षेत्र है और ये आयताकार कुंडली है, चुंबकीय क्षेत्र में जब आयताकार कुंडली को रखा जाता है तो कुंडली पर एक बल आरोपित होता है, इस कुंडली पर एक बल लगता है। जब चुंबकीय क्षेत्र के अंदर, ये चुंबकीय क्षेत्र है, चुंबकीय क्षेत्र के अंदर हमने एक आयताकार कुंडली ली, ये रहा कुंडली। तो जब चुंबकीय क्षेत्र के अंदर आयताकार कुंडली पर बल होता है तो जिसके फलस्वरूप कुंडली और धुरी का निरंतर घूर्णन होता है। जो कुंडली है और जो धुरी है वो घूमने लगती है, जिससे जो मोटर होता है वो दी गई विद्युत ऊर्जा यांत्रिक ऊर्जा में रूपांतरित होने लगती है। तो अगर 1 नंबर में पूछा जाए कि विद्युत मोटर का क्या सिद्धांत है तो 1 मार्क्स में इतना ही बहुत है, विद्युत मोटर विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव का उपयोग करती है। 1 नंबर में यही बहुत है, बट नॉर्मली 2 या 3 नंबर में आता है तो फिर थोड़ा सा ऐड कर देना कि जब चुंबकीय क्षेत्र के अंदर, ध्यान से सुनो, जब चुंबकीय क्षेत्र के अंदर आयताकार कुंडली को रखते हैं, यह आयताकार कुंडली है, जब चुंबकीय क्षेत्र के अंदर आयताकार कुंडली को रखा जाता है और विद्युत धारा प्रभावित की जाती है तो चुंबकीय क्षेत्र के कारण कुंडली के ऊपर जो बल अनुभव होगा, उस बल के कारण मोटर के अंदर घूर्णन पैदा होता है और उस घूर्णन के कारण विद्युत ऊर्जा यांत्रिक ऊर्जा में बदल जाती है। तो ये विद्युत मोटर का सिद्धांत आपको याद करके जाना है। पॉइंट नंबर आपका कौन सा था बेटा, ये पॉइंट नंबर था आपका 21, विद्युत मोटर का सिद्धांत। नोट कर लिया बेटा, नोट्स में से नोट कर लिया। आगे बढ़ जाएं, संरचना हमके सिलेबस से कट गया है और इसका जो उपयोग है हम पढ़ लेते हैं आगे। व्यावसायिक मोटर की शक्ति में वृद्धि करने के उपाय, जी हाँ, ये भी एग्जाम में आ चुका है। आपके घरों, मेरे घरों में जो मोटर इस्तेमाल हो रहा है उसे बोलते हैं व्यावसायिक मोटर। मेरे घर में और आपके घर में जो मोटर इस्तेमाल हो रहा है पानी खींचने के लिए, उसे कमर्शियल मोटर कहते हैं। चलिए एक बात बताइए, मेरा घर और आपका घर 3 मंजिल या 4 मंजिल, ऐसी घरों में मोस्टली हम लोग रह रहे हैं, लेकिन आप में से कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो फ्लैट में रहते होंगे, जो 10-10 मंजिल, 20-20 और 30-30 इवन 40-40 भी हैं। कुछ लोग हम में से ऐसे भी फ्लैट में रहते हैं ना, फ्लैट सिस्टम में, जो बहुत ज्यादा ऊपर तक रहते हो। अब वहां मोटर का पानी कैसे पहुंचेगा इतना ऊपर, सोचो, मोटर का पानी इतना ऊपर कैसे पहुंचेगा। इसके लिए हमें कमर्शियल मोटर का यूज करना पड़ता है, व्यावसायिक मोटर, जो बहुत ज्यादा पावरफुल होता है। उसकी पावर को हम लोग बढ़ा सकते हैं मोटर को, कैसे, देखिए, पहला, अस्थायी चुंबक के स्थान पर विद्युत चुंबक का उपयोग करके, स्थायी चुंबक ना लगा के विद्युत चुंबक, क्योंकि विद्युत चुंबक ज्यादा पावरफुल होता है, अभी आपको सिखाया था। तो स्थायी चुंबक की जगह विद्युत चुंबक इस्तेमाल करेंगे क्योंकि वो ज्यादा पावरफुल है, तो मोटर की पावर बढ़ जाएगी इससे। विद्युत धारावाही कुंडली में फेड़ों की संख्या अधिक होती है, फेड़ों की संख्या ज्यादा होती है। कुंडली की संख्या ज्यादा कर दोगे तो पावरफुल हो जाएगा, क्योंकि कुंडली की ज्यादा संख्या हो जाएगी तो इलेक्ट्रिक करंट ज्यादा होगा, तो ज्यादा पावरफुल हो गया वो। तो 2 तरीके बता दिए, अस्थायी चुंबक की जगह विद्युत चुंबक इस्तेमाल करेंगे मोटर की पावर को बढ़ाने के लिए। सेकंड, फेड़ों की संख्या बढ़ा देंगे ताकि और ज्यादा पावरफुल हो जाए वो। थर्ड, कुंडली नर्म लोह क्रोड पर लपटी होती है, नर्म लोह क्रोड जिस पर कुंडली लपेटी जाती है। तो इसका मतलब है हमें किसका इस्तेमाल करना चाहिए,
नर्म लोह क्रोड का इस्तेमाल करना चाहिए मोटर के अंदर, और ज्यादा पावरफुल बनाने के लिए कच्चा लोहा सॉफ्ट आयरन का इस्तेमाल करना चाहिए, जिसका नाम मैं बहुत बार बोल चुका हूं आपके सामने। तो ये सब कुछ काम करके हम एक ऐसा मोटर क्रिएट कर सकते हैं जो ऐसे बड़े बड़े फ्लैट में भी पानी को ऊपर भेज सकता है, और बड़े बड़े मशीन जिसमें मोटर की आवश्यकता है, उसको चलाने के लिए जरूरत पड़ती है, उसमें भी हम ऐसे मोटर का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मोटर के पावर को बढ़ाने के लिए हम 3 काम कर सकते हैं। पहला, अस्थायी चुंबक की जगह विद्युत चुंबक का इस्तेमाल। सेकंड, वहां पर फेड़ों की संख्या बढ़ाकर। एंड थर्ड, नर्म लोह क्रोड का इस्तेमाल करके। यह था आपका पॉइंट नंबर 22। पॉइंट नंबर 23 आते हैं। मानव शरीर में कौन सा भाग है जहां चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है? पॉइंट नंबर 23। मानव शरीर में वो कौन सा भाग है जहां चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है? मानव शरीर में चुंबकीय क्षेत्र, पॉइंट नंबर 23 देखिए। पॉइंट नंबर 23, मानव शरीर में चुंबकीय क्षेत्र। चुंबकीय क्षेत्र, मानव शरीर का वो कौन सा भाग है जहां आसानी से चुंबकीय क्षेत्र पाया जाता है? तो मानव शरीर में 2 ऐसे पार्ट्स हैं जहां मैग्नेटिक फील्ड बहुत ज्यादा पाया जाता है, और वो है हार्ट एंड ब्रेन। हमारा हृदय और हमारा मस्तिष्क, इन 2 जगहों पर चुंबकीय क्षेत्र बहुत ज्यादा पाई जाती है, या अधिकतर पाई जाती है, हम ये कह सकते हैं। तो मानव शरीर का वो कौन सा भाग है जहां पर चुंबकीय क्षेत्र सबसे ज्यादा पाई जाती है? तो हृदय में और मस्तिष्क में, हार्ट एंड ब्रेन। और इन दोनों की ही आवश्यकता है पढ़ाई करने के लिए, जीवन में बहुत आगे निकलने के लिए। हम भी जब पढ़ाते हैं ना आपको, तो दोनों का इस्तेमाल करते हैं, पूरा दिल से पढ़ाते हैं, दिल से पढ़ाते हैं, ताकि सब कुछ आप अपने बच्चों की तरह सब कुछ आपको बताने की कोशिश करते हैं। और ब्रेन तो इस्तेमाल करेंगे तभी तो पढ़ा पाएंगे। तो हार्ट एंड ब्रेन, और मोस्टली अगर देखा जाए अधिकतर वही सक्सेसफुल लोग होते हैं जो इन 2 का इस्तेमाल करके जीवन में आगे बढ़ते हैं। चाहे वो पढ़ाई हो, चाहे वो बिजनेस हो, चाहे वो जॉब हो, तीनों फील्ड में, चाहे वो स्पोर्ट्स हो। आप बड़े बड़े खिलाड़ी का नाम जानते होंगे क्योंकि वो हार्ट एंड ब्रेन से खेलते हैं। आपके लिए भी रूल लागू है, ये चीज मेरे लिए भी लागू है। हृदय और मस्तिष्क दोनों ही साथ चलाने हैं, और दोनों मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करता है। तो पॉइंट नंबर जो 23 था, इसमें ये लिखना था, अंडरलाइन कर लो बेटा। मानव शरीर के हृदय और मस्तिष्क में महत्वपूर्ण चुंबकीय क्षेत्र होता है। यह आ गया पॉइंट नंबर 23। अब आएंगे 24 पर, एमआरआई। एमआरआई क्या होता है? तो मैग्नेटिक रिजोनेंस इमेजिंग। पॉइंट नंबर 24। पॉइंट नंबर 24 पे आता हूं बेटा, एमआरआई, मैग्नेटिक रिजोनेंस इमेजिंग। अक्सर आप में से, हम में से अधिकतर लोग हॉस्पिटल जाते हैं और बहुत सारा हमें रिपोर्ट लाना होता है, जैसे कि एमआरआई आपने सुना होगा, सीटी स्कैन आपने सुना होगा, एक्सरे आपने सुना होगा, अल्ट्रासाउंड वगैरह आपने सुन रखा होगा। खासकर हम एमआरआई की बात कर रहे हैं क्योंकि इसमें पूरी बॉडी का किया जा सकता है, ब्रेन के अलावा। तो एमआरआई एक्चुअल में होता क्या है? एक बड़ी सी मशीन होती है, शायद आप में से किसी ने देखा हो, एक बड़ी सी मशीन होती है। इस मशीन के अंदर आपको लिटा दिया जाता है, ये आप हो, ये आप हो, आपको लिटा देंगे यहां पे मशीन के अंदर। तो एक्चुअल में हो क्या है, मैं आपको बताता हूं। ये मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होता है और आप कंडक्टर हो, है ना? मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड के अंदर आप कंडक्टर हो। तो मैग्नेटिक फील्ड आप पे फोर्स लगाएगा, प्रेशर लगाएगा। इस मैग्नेटिक फील्ड के कारण आपके बॉडी के जो इंटरनल ऑर्गन हैं, जो शरीर के अंदर के अंग हैं, उसका इमेज तैयार हो सकता है। कई बीमारी ऐसी होती है जो पता नहीं चलता। पेट में दर्द है, किसी बॉडी के एक हिस्से में दर्द है, अब पता नहीं चल रहा, दवाई खाते खाते थक गए, तो एमआरआई कराना पड़ता है। एमआरआई से बॉडी के इंटरनल ऑर्गन का इमेज तैयार होता है, जिससे पता लग जाती है कि दिक्कत कहां पर है। तो खासकर एमआरआई के बारे में एग्जाम में पूछा जाता है। तो एक तो फुल फॉर्म याद कर लेना, मैग्नेटिक रिजोनेंस इमेजिंग, और फिर इसका आंसर याद कर लेना कि चुंबकीय अनुनाद प्रतिबिंब का प्रयोग करके, इसका उपयोग करके हम लोग शरीर के भीतरी अंगों का प्रतिबिंब प्राप्त किया जा सकता है। यही मैं आपको तब से समझा रहा हूं कि एमआरआई एक ऐसी मशीन है जिसमें मैग्नेटिक फील्ड तैयार होती है, और उस मैग्नेटिक फील्ड का इस्तेमाल हम लोग ये करते हैं
कि बॉडी के अंदर के जो ऑर्गन्स हैं, अंग हैं, उसका प्रतिबिंब, इमेज तैयार कर लेते हैं ताकि हमें पता लग जाए कि बीमारी क्या है, परेशानी क्या है। अच्छा समझ में आ गया? नेक्स्ट टाइम जब एमआरआई हो आपका या घर में किसी भी का, तो ध्यान रखना वहां मैग्नेटिक फील्ड काम कर रहा है, वहां चुंबकीय क्षेत्र काम कर रहा है। आई होप आपने एमआरआई सुना होगा, लेकिन इससे पहले आपको ये नॉलेज नहीं थी कि वहां मैग्नेटिक फील्ड बनता है। मैग्नेटिक फील्ड मशीन है जिसके अंदर आप कंडक्टर हो उस समय, तो मैग्नेटिक फील्ड काम करता है ताकि बॉडी के अंदर का ऑर्गन का इमेज बन सके और आपका सही रिपोर्ट आ सके, आपकी दिक्कत क्या है। उसके बाद आता है बेटा गैल्वेनोमीटर, पॉइंट नंबर 25। सर ये गैल्वेनोमीटर क्या होता है? गैल्वेनोमीटर, एक आपने सुना होगा टेस्टर, टेस्टर आपस में मोस्टली बच्चों को सुना होगा टेस्टर, वो लाइट जल जाती है, करंट होता नहीं होता है ना, पता होगा, चेक करने के लिए होता है टेस्टर, मोस्टली पाया जाता है इलेक्ट्रिशियन पे, जैसी तार पे रखते हैं करंट होता है, लाइट जल जाती है, हाँ भाई करंट है, छूना नहीं है इसको, है ना। टेस्टर और गैल्वेनोमीटर में एक फर्क होता है। टेस्टर हमें केवल यह बता सकता है कि करंट है, गैल्वेनोमीटर दो चीज बताता है। पहला, करंट है या नहीं है, करंट है या नहीं है जो टेस्टर बता रहा था। दूसरा, करंट कौन से डायरेक्शन में है, दो चीज बताता है। विद्युत धारा की उपस्थिति, गैल्वेनोमीटर दो चीज बताता है बेटा, एक तो बताता है विद्युत धारा की उपस्थिति कि विद्युत धारा है या नहीं है, करंट है या नहीं है, आपकी भाषा में करंट है या नहीं है, विद्युत धारा है या नहीं है। और दूसरा बताता है अगर है तो कौन सी दिशा में है, विद्युत धारा की दिशा भी बताता है। तो विद्युत धारा की उपस्थिति बताता है और विद्युत धारा की दिशा भी बताता है, कौन? गैल्वेनोमीटर। पेपर में आ चुका है। तो आंसर क्या लिखोगे? ये एक ऐसी युक्ति है, डिवाइस है, जो परिपथ में विद्युत धारा की उपस्थिति, आ गया, विद्युत धारा की उपस्थिति, प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, जो टेस्टर कर रहा था वो गैल्वेनोमीटर भी कर सकता है। एक तो विद्युत धारा की उपस्थिति बताता है, संसूचित करता है, बताता है, और दूसरा यह धारा की दिशा, आ गया दूसरा, देखो धारा की दिशा को भी संसूचित करता है। तो गैल्वेनोमीटर के दो काम हो गए बेटा, गैल्वेनोमीटर दो काम करता है। आज के बाद याद रखना, कोई पूछे गैल्वेनोमीटर तो तुरंत बताना सर गैल्वेनोमीटर के दो काम होते हैं। पहला, ये विद्युत धारा की उपस्थिति बताता है कि करंट है या नहीं है, और सेकंड ये बताता है कि अगर करंट है तो उसका डायरेक्शन क्या है, व्हाट इज द डायरेक्शन फॉर द करंट, कि विद्युत धारा की दिशा क्या है। तो विद्युत धारा की उपस्थिति बताता है और विद्युत धारा की दिशा को भी बताता है गैल्वेनोमीटर। आगे बढ़ते हैं बेटा, पॉइंट नंबर 26, विद्युत चुंबकीय प्रेरण, विद्युत चुंबकीय प्रेरण, इसकी खोज की थी माइकल फैराडे, एक वैज्ञानिक थे माइकल फैराडे। इन्होंने विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज की थी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, इंग्लिश में बोलते हैं इसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, विद्युत चुंबकीय प्रेरण, इसकी खोज की थी इन्होंने, माइकल फैराडे जी ने। इन्होंने बड़ा इंटरेस्टिंग चीज बताई, क्या बताई, ध्यान सुनिए। अब तक ये कहते थे कि हम लोग करंट देंगे तो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, करंट देंगे तो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, अब तक दुनिया ये मानती थी। ये इन्होंने बिल्कुल उल्टा बताया, उल्टा, एकदम उल्टा। क्या? कि अगर मैग्नेटिक फील्ड को तेजी से चेंज किया जाए, अगर मैग्नेटिक फील्ड को तेजी से चेंज किया जाए, मैग्नेटिक फील्ड को बहुत तेजी से चेंज किया जाए, तो कंडक्टर में करंट लाई जा सकती है। समझ पा रहे हो मैं क्या कह रहा हूं? अगर मैग्नेटिक फील्ड को बहुत तेजी से चेंज किया जाए, चुंबकीय क्षेत्र को बहुत तेजी से बदला जाए, चुंबकीय क्षेत्र को अगर बहुत तेजी से बदला जाए तो चालक में विद्युत धारा लाई जा सकती है। सर ऐसे कैसे? जनरेटर देखा आपने? क्या किसी ने जनरेटर देखा है बेटा? क्या करते हैं जनरेटर में? चुंबकीय क्षेत्र चेंज करते हैं, चुंबकीय क्षेत्र चेंज करते हैं, उसके बाद करंट आ जाता है। कभी जनरेटर घुमाया है? आजकल तो नया आ गया, रस्सी लो खींच दो, आजकल तो नया सिस्टम आ गया, पहले घुमाते थे, आपके गांव घर में होगा, जाके देखना, है ना, गोल गोल घुमाते थे। तो कुछ नहीं कर रहे, वो चुंबकीय क्षेत्र को बदल रहे, उन्हें क्या पता, मैकेनिक को कुछ ना पता, कुछ ना, उसे पता ये है लोहा, इसे पकड़ के घुमाना करंट आएगा, मुझे ना पता कैसा आएगा। ये आपको समझना है, मुझे समझना है।
तो अगर चुंबकीय क्षेत्र को बहुत तेजी से बदलेंगे तो चालक में करंट लाई जा सकती है, चालक में करंट लाई जा सकती है। आपको पता है बाइक में जो किक मारते हैं हम लोग, किक जो मारते हैं बाइक में, वहां भी ये काम करता है। बाइक में किक मारते हो ना, अंदर का पूरा सिस्टम हिल जाता है। बाइक में जब करंट आती है ना, वो इसकी वजह से ही आती है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण की वजह से। तो यही हम पढ़ने वाले हैं। जब किसी चालक को परिवर्तित चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है, यानी चालक को हमने चुंबकीय क्षेत्र में रखा, ये चालक है और ये चुंबकीय क्षेत्र है, और चुंबकीय क्षेत्र को बार बार परिवर्तित करा, चेंज करा, मैग्नेटिक फील्ड को चेंज करा, तो चालक में विद्युत धारा प्रेरित हो जाती है। इससे चालक में विद्युत धारा आ जाती है। यह धारा प्रेरित विद्युत धारा कहलाती है तथा यह परिघटना विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहलाती है। तो बच्चों याद रखना, या तो पेपर में आएगा विद्युत चुंबकीय प्रेरण, या तो पूछेंगे विद्युत चुंबकीय प्रेरण क्या होता है, या इसको प्रेरित धारा भी कहते हैं। तो आप ये भी लिख लो, प्रेरित धारा, इसको प्रेरित धारा भी कहते हैं बेटा, इसको प्रेरित धारा भी कहते हैं, प्रेरित धारा। जी हां, इंड्यूस करंट बोलते हैं इंग्लिश में, क्योंकि आपने करंट इंड्यूस किया है, करंट थोड़ी था इसमें, करंट आपने इंड्यूस किया, डाला इसके अंदर करंट। तो जब चुंबकीय क्षेत्र को हम लोग बदलेंगे तो चालक में करंट लाई जा सकती है। चुंबकीय क्षेत्र में बदलाव करने से चालक में करंट लाई जा सकती है। इसको विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहते हैं या प्रेरित धारा कहते हैं। आज तक माइकल फैराडे के अलावा किसी ने बात सोचा तक नहीं था कि उल्टा होगा। अब तक क्या होता था, कंडक्टर में करंट दिया, उससे मैग्नेटिक फील्ड बनता था। ध्यान से देखिए, कंडक्टर में करंट दिया, उससे मैग्नेटिक फील्ड बना। ये भाई साहब उल्टा लेके चले, मैग्नेटिक फील्ड बनाया, उससे करंट ले आया। माइकल फैराडे ने उल्टा सिस्टम करा, मैग्नेटिक फील्ड से करंट तैयार कर दिया। तो इसको प्रेरित धारा या विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहते हैं। नाउ पॉइंट नंबर 27 पाएंगे बेटा, ये एक्टिविटी पढ़ लेना, ये पेपर में आ चुका है एक्टिविटी, टाइम मिले आपके नोट्स में है, पीडीएफ में है, इसे बच्चों एक बार पढ़ लेना। ये वाला एक्सपेरिमेंट भी और ये वाला भी, कुछ नहीं है इसमें बताया गया कि कुंडली 1 और कुंडली 2 पे क्या प्रभाव पड़ता है। कुंडली 1 में अगर इसको चेंज करेंगे तो करंट इसमें भी आएगा। ये पढ़ लेना एक बार, ये एक्टिविटी बेस्ड है, एक बार पढ़ लेना। नाउ उसके बाद आता है बेटा फ्लेमिंग का दक्षिण हस्त नियम। फ्लेमिंग का दक्षिण हस्त नियम, ये होगा आपका पॉइंट नंबर 27 है क्या? जी हाँ, पॉइंट नंबर 27, फ्लेमिंग का दक्षिण हस्त नियम। और बिल्कुल ये उसी तरह से है जैसे आपने लेफ्ट हैंड रूल पढ़ा था, वैसे राइट हैंड रूल भी है। फ्लेमिंग का दक्षिण हस्त नियम, वो था लेफ्ट हैंड रूल, ये है राइट हैंड रूल, कोई बदलाव नहीं है, चीज वही है सेम। जो अगर आपको लेफ्ट हैंड रूल याद है तो राइट हैंड रूल में आपको परेशानी नहीं होगी। देखिए कितना आसान है समझना। अगर हम अपने दाएं हाथ के अंगूठा, अगर हम अपने दाएं हाथ के अंगूठा, तर्जनी और मध्य उंगली को एक दूसरे के लंबवत रखें, ये देखो ब्लैक में लिख दिया मैंने, पहला पॉइंट, ये पहला पॉइंट है, ब्लैक में पहला पॉइंट है, लंबवत रखें तक। दूसरा पॉइंट, तो अंगूठा चालक की गति को दिखाता है, अंगूठा चालक की गति को दिखाता है, तर्जनी चालक की चुंबकीय क्षेत्र को दिखाता है, चालक के चुंबकीय क्षेत्र को दिखाता है तर्जनी, और मध्य उंगली चालक के प्रेरित धारा को दिखाता है। प्रेरित धारा जो अभी हमने पढ़ा था, इंड्यूस करंट के बारे में पढ़ा था। तो यहां भी आपको 2 पॉइंट लिखना पड़ेगा, एक ब्लैक वाला पॉइंट, एक और रेड वाला पॉइंट। जो बच्चे मेरी बात समझ गए बहुत आगे निकल जाओगे भाई, जो नहीं समझ पाए दोबारा समझ लो। ब्लैक वाले पॉइंट में क्या बताया कि अंगूठा तर्जनी, ये अंगूठा है, ये तर्जनी है, और ये मध्य उंगली है। अगर ये एक दूसरे के लंबवत रखें, ये था पहला पॉइंट, लंबवत रखें, यहां तक पहला पॉइंट था। फिर रेड वाला बताओगे कि अंगूठा चालक के गति को दिखाता है, तर्जनी चालक के चुंबकीय क्षेत्र को दिखाता है, मध्य उंगली चालक के प्रेरित धारा को दिखाता है। तो 2 पॉइंट में लिखना है, एक ब्लैक में जो बताना है लंबवत हो, और दूसरा रेड वाला कि कौन किसको रिप्रेजेंट करता है।
तो यही चीज मैं यहां पर समझाऊंगा। अपने दाहिने हाथ के तर्जनी, मध्यमा, अंगूठे को इस प्रकार फैलाएं कि तीनों एक दूसरे के लंबवत हो। देखना पहला पॉइंट यही होगा, एक दूसरे के लंबवत हो। लो जी, पहला पॉइंट आपका मिल गया। सेकंड पॉइंट, यदि तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, अंगूठा चालक की दिशा की गति की ओर संकेत करता है तो मध्य उंगली जो होगा वो प्रेरित धारा को दर्शाती है। प्रेरित धारा को दर्शाती है। देखो अंगूठा क्या दिखाता है, अंगूठा क्या दिखा रहा है, चालक की दिशा या गति, चालक की दिशा की गति, जो भी मैंने आपको बताया चालक की गति को दिखाता है। तर्जनी क्या दिखाता है सर, तर्जनी क्या दिखाता है, चुंबकीय क्षेत्र को दिखाता है। और मध्य उंगली क्या दिखाता है, मध्य उंगली क्या दिखाता है, तो प्रेरित धारा को दिखाता है। यही तो मैं चिक चिक के चिल्ला चिल्ला के आपको भी समझा रहा हूं कि अगर हम अपने दाएं हाथ के अंगूठा, तर्जनी, मध्य उंगली को एक दूसरे के लंबवत रखें, ये पहला पॉइंट है ब्लैक वाला, तो रेड वाला बोलेंगे। अब रेड वाला आएगा कि अंगूठा चालक की गति को दिखाएगा, चालक की दिशा की गति को दिखाएगा, तर्जनी चालक के चुंबकीय क्षेत्र को प्रदर्शित करेगा और मध्य उंगली चालक के प्रेरित धारा को प्रदर्शित करेगा। यही 2 पॉइंट आपको बताने की यहां पर कोशिश की गई है। समझ में आ गया बेटा। नाउ इसके बाद जनरेटर की खोज हुई, इसके बाद ही जनरेटर की खोज हुई बेटा। तो पॉइंट नंबर 28 आ गया कि विद्युत जनित्र क्या होता है, जनरेटर क्या होता है। जनरेटर मोटर का जस्ट उल्टा होता है, जनरेटर मोटर का जस्ट उल्टा होता है। मोटर में क्या होता था, करंट से विद्युत धारा से यांत्रिक ऊर्जा बन रहा था। याद कीजिए, जनरेटर याद है आपको, मोटर याद है आपको, मोटर में क्या बताया था कि विद्युत धारा से यांत्रिक ऊर्जा बन रहा है। यहां उल्टा होता है, यहां यांत्रिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा बनता है। जनरेटर में उल्टा होता है, मोटर का जस्ट उल्टा होता है, इसलिए वहां पे लेफ्ट हैंड रूल लग रहा था, यहां राइट हैंड रूल लग रहा है। समझ रहे हो बात को, वहां क्या लगा था लेफ्ट हैंड रूल, यहां क्या लगेगा राइट हैंड रूल। तो विद्युत जनित्र क्या होता है, विद्युत जनित्र द्वारा विद्युत ऊर्जा या विद्युत धारा का निर्माण किया जाता है। इसमें विद्युत जनित्र में यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित किया जाता है। यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित किया जाता है, बदला जाता है। तो मोटर एंड जनरेटर में फर्क समझ में आया। मैंने आपको मोटर में क्या बताया, मोटर में आपको बताया था कि विद्युत ऊर्जा जो होगी वो यांत्रिक ऊर्जा में बदल जाएगी। याद है आपको। जबकि मैं जनरेटर में आपको क्या कह रहा हूं, जनरेटर में क्या होता है, उल्टा होता है। जो यांत्रिक ऊर्जा होती है वो विद्युत ऊर्जा में बदल जाती है। तो मोटर और जनरेटर में ये फर्क है। एक और डिफरेंस है, मोटर में हम लोग लेफ्ट हैंड, फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल यूज करते हैं और जनरेटर में फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल यूज करते हैं। इसलिए जब मैंने लेफ्ट हैंड रूल पढ़ाया था वहां मोटर आया था, अब राइट हैंड रूल पढ़ाया तो अब जनरेटर आ गया। तो जनरेटर क्या होता है पता लग गया, इसमें जो यांत्रिक ऊर्जा होती है वो विद्युत ऊर्जा में बदल जाती है। उसके अलावा पॉइंट नंबर 29 आपसे पूछा जाएगा कि विद्युत जनित्र का सिद्धांत क्या है, ये कौन से सिद्धांत पे काम करता है। तो ये 2 सिद्धांत पे काम करता है। पहला माइकल फैराडे वाला इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, जो विद्युत जनित्र होता है ये 2 सिद्धांत पे काम करता है। एक माइकल फैराडे वाला जो अभी बताया था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, विद्युत चुंबकीय प्रेरण, और दूसरा फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल। इन 2 सिद्धांतों पे काम करता है ये विद्युत जनित्र, इलेक्ट्रिक जनरेटर। तो एग्जाम में पूछा जाएगा कि विद्युत जनित्र का सिद्धांत बताइए, कौन से सिद्धांत पे काम करता है। तो विद्युत जनित्र में यांत्रिक ऊर्जा का उपयोग चुंबकीय क्षेत्र में रखे किसी चालक को घूर्णी गति प्रदान करने में किया जाता है, जिसके फलस्वरूप विद्युत धारा उत्पन्न होती है। विद्युत जनित्र विद्युत चुंबकीय प्रेरण, ये देखिए आ गया, विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। बस यहीं तक आपको याद करना है। जो विद्युत जनित्र होता है बेटा वो विद्युत चुंबकीय प्रेरण, ये याद रखना, विद्युत चुंबकीय प्रेरण, विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। ये मेन चीज है। जो आपसे पूछाएगा ना कि विद्युत जनित्र का सिद्धांत बताइए, तो विद्युत जनित्र का सिद्धांत होता है बेटा कि विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। ये मेन चीज आंसर लेना है। समझ में आ गया बेटा। तो 29 पॉइंट्स आपको इसमें पहले याद करना है। ठीक है बच्चों, तो जल्दी से लिखिए हेडिंग 29 और इसे याद कीजिए।